वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेडिवल इंडिया का चैप्टर 8 जो कि है गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ अंडर द दिल्ली सल्तनत। इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे, जो टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे वो होगा जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, किस तरीके से गवर्नमेंट चलती थी, कि किस तरीके का इकोनॉमिक लाइफ था लोगों का, है ना, सोसाइटी कैसे थे, कास्ट्स क्या थे, रिलीजन्स क्या थे, सोशल लाइफ कैसा था जो दिल्ली सल्तनत के अंदर, है ना, उसको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे जो सुल्तान था उसका क्या रोल था। इसके अलावा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन थे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, इकोनॉमिक और सोशल लाइफ लोगों की कैसी थी, कोर्ट किस तरीके से रन होता था, पीजेंट्स और जो रूरल जेंट्री था, है ना, किस तरीके से किसान काम करते थे, क्या क्या परेशानियाँ होती थी, कैसा लाइफस्टाइल था उनका। इसके अलावा ट्रेड लाइफ कैसा था, इंडस्ट्रीज़ कौन कौन से थे, मर्चेंट्स किस तरीके से काम कर रहे थे। फिर हम लोग पढ़ेंगे सुल्तान और नोबल्स की जो लाइफ स्टाइल थी वो किस तरीके की थी, है ना। और फिर हम लोग देखेंगे कि जो टाउन लाइफ था, है ना, जैसे स्लेव्स थे, बेगर्स थे, आर्टिसंस थे, ये सब किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे थे। फिर हम लोग देखेंगे कौन कौन से कास्ट से थे, किस तरीके का सोशल सिस्टम था, रिलीजियस लॉज किस तरीके से काम करते थे, कस्टम्स किस टाइप का था। फिर हम लोग देखेंगे स्टेट का ओवरऑल नेचर कैसा था, इस्लामिक था, एरिस्टोक्रेटिक था, किस टाइप का था, वो सब देखेंगे। और सबसे एंड में हम लोग देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के अंदर रिलीजियस फ्रीडम कैसा था। बहुत सारा हम लोगों का जो मिथ्स है वो भी बस्ट होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है द सुल्तान। सुल्तान जो थे, जो भी दिल्ली सल्तनत के अंदर ना सुल्तान थे इंडिया में, वो अपने आप को लेफ्टिनेंट ऑफ द फेथफुल कहते थे। देखिए फेथफुल कहने का मतलब हो गया, इसको इस हिसाब से लिखिए कि समझिए कि जो अब्बासिड कैलिफ थे, है ना, बगदाद में जो कैलिफेट रूल हो रहा था, है ना, वहाँ पे जो कैलिफ थे वो इसके लेफ्टिनेंट अपने आप को कहते थे, ठीक है। और जो कैलिफ थे उनका जो नाम था वो फ्राइडे के जो प्रेयर्स हुआ करते थे, नमाज हुआ करते थे, उसमें खुतबे में उनका नाम, है ना, जो है वो रिसाइट करवाया करते थे। इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि अगर कैलिफ का नाम जो है वो खुतबे में रिसाइट हो रहा है तो कैलिफ जो थे वही लीगल थे, है ना, बल्कि कैलिफ को वो एज ए जो मोरल रूलर है वैसे ट्रीट करते थे, ताकि जो उनका रूल है वो जस्टिफाई हो जाए। जो लोग कह सकते हैं कि गॉड पे विश्वास रखते हों, स्पेशली अल्लाह पे विश्वास रखते हों, है ना, जो उनके जो गॉड थे उन पे विश्वास रखते हों, तो वो इस राजा पे भी विश्वास रखें, क्योंकि वो अपने आप को क्या दिखा रहे हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर पाइस, जैसे क्रिश्चियन में आप लोगों को पता होगा, सबसे ज़्यादा अगर कोई, है ना, वैल्यू रखने वाला रिलीजियस आदमी है तो वो होता है पोप। तो वैसे ही उस टाइम पे कैलिफ हुआ करते थे। तो अपने आप को कैलिफ से जोड़ देना, कहने का मतलब अपना रूल जो है वो जो कह सकते हैं रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इस्टेब्लिश कर लेते थे, ठीक है। सुल्तान का जो ऑफिस हुआ करता था वो सुप्रीम होता था पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड लीगल अथॉरिटी में। सबसे ज़्यादा पावर सुल्तान के हाथ में होता था, ठीक है। इसके अलावा जो जस्टिस सिस्टम था, जस्टिस सिस्टम में सुल्तान जो है कई सारे जजेस को अपॉइंट किए हुए थे न्याय देने के लिए, लेकिन सबसे ऊपर कौन था तो वो सुल्तान खुद था। सुल्तान जो थे वो, है ना, इन जजेस के ऊपर भी काम करते थे। अगर कोई अपील करता था इन जजेस के फैसला पे तो वो सुल्तान हियरिंग उसका करते थे, ठीक है। तो एक डायरेक्ट अपील जो है वो जजेस के खिलाफ या और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उनके खिलाफ, है ना, राजा के सामने डायरेक्ट अपील किया जा सकता था, और फिर उस पर जो फैसला आता था वो फाइनल फैसला सुल्तान का ही हुआ करता था। किसी भी तरह का जो कह सकते हैं कि लॉ ऑफ सक्सेशन था, वो कोई किसी भी तरह क्लियर लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था। कहने का मतलब अगर सुल्तान का डेथ हो गया तो उसके बाद कौन गद्दी पे बैठेगा, इसका कोई क्लियर लॉ नहीं था। हालांकि इस्लामिक थ्योरी के हिसाब से ये जो सक्सेशन होता था वो होता था कि रूलर का इलेक्शन होगा, ठीक है। जो रूलर्स होंगे, इस्लामिक जो कह सकते हैं लॉ है, शरिया है, उसके हिसाब से रूलर को चुना जाना चाहिए। लेकिन इस्लामिक थ्योरी के अंदर ये भी कहा जाता है कि अगर कोई बेटा है ना तो उसका भी सक्सेशन जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। सभी राजा के जितने बेटे होते थे उन सब के सबको उन सब का इक्वल क्लेम माना जाता था। देखिए आपको पता होगा जो इंडियन रूलर्स हुआ करते थे, जो हिंदू रूलर्स हुआ करते थे,
उनके जो लॉ ऑफ सक्सेशन थे वो बहुत क्लियर थे कि एल्डेस्ट सन, जो सबसे पहला बेटा होगा, है ना, वही राजगद्दी का हकदार होगा, वही जो होगा युवराज होगा। लेकिन दिल्ली सल्तनत के अंदर, इस्लामिक थ्योरी के अंदर, इस्लामिक लॉ के अंदर ऐसा कुछ नहीं था। सारा बेटा बराबर क्लेम रखता था थ्रोन के लिए। तो होता क्या था कि रूलर्स जो होते थे वो अपने ज़िंदगी में ही अपने किसी एक बेटा को नॉमिनेट कर देते थे, लेकिन वो राजा बनेगा या नहीं ये फिक्स नहीं होता था, बल्कि ये रूलर जो नॉबल्स हुआ करते थे उस टाइम पे, उनके ऊपर डिपेंड करता था कि वो इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं। अगर रिजेक्ट कर दिए और किसी और बेटे को सपोर्ट कर दिए तो होता क्या था कि इस केस में रिबेलियन होता था, और चूँकि नॉबल्स का सपोर्ट दूसरे को है तो ऑब्वियसली वो जो है गद्दी पे बैठ जाया करता था। हालांकि पब्लिक ओपिनियन भी बहुत मायने रखता था। इसका हम लोगों को एग्जाम्पल यहाँ से देखने को मिला कि जो खलजीज थे उन्होंने जब थ्रोन को पलट दिया, उन्होंने जब तख्ता पलट दिया, तो वो दिल्ली में नहीं बैठे, क्योंकि दिल्ली की जो जनता थी वो इसको बहुत आसानी से कबूल नहीं कर रही थी, बहुत आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। तो इस वजह से खलजीज ने क्या किया था, अपना एक नया कैपिटल, नया शहर बनाया था, सिरी, ठीक है। और दिल्ली इंटर करने का, है ना, मतलब हिम्मत ही नहीं कर रहे थे। काफ़ी लंबे समय तक जो है दिल्ली इंटर नहीं किए थे, क्योंकि जो बलबन के सक्सेसर थे उनको उन्होंने ख़त्म कर दिया था, उसकी जगह खुद ले ली थी। और वो क्योंकि टर्किश कह सकते हैं कि बहुत हाई नोबल्स से भी नहीं बिलोंग करते थे, तो होता क्या था कि टर्किश नोबल्स का उनको सपोर्ट नहीं था इस वजह से। और प्लस जो लोग थे, दिल्ली की जो जनता थी, वो जो है इसको गद्दारी की तरह से देख रही थी, इसलिए वो अपना एक नया कैपिटल इस्टेब्लिश कर लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट कोई फिगर था, कोई पोस्ट था, तो वो था वज़ीर का, ठीक है। वज़ीर शुरू में जब दिल्ली सल्तनत इंडिया में आया था, जो कह सकते हैं कि शुरू के टाइम में जब एक्सपेंशन का टाइम था, कॉन्क्वेस्ट का टाइम था, उस टाइम पे वज़ीर जो था वो मिलिट्री लीडर हुआ करता था। लेकिन 14th सेंचुरी के बाद, है ना, हम लोग देखते हैं कि जो वज़ीर का पोस्ट है वो रेवेन्यू अफेयर्स और जो इनकम और एक्सपेंडिचर है ना, उसके अफेयर्स में कह सकते हैं कि इन्वॉल्व हो गया था वज़ीर, ठीक। ऑडिटर जनरल हुआ करता था जो कि एक्सपेंडिचर को स्क्रूटनाइज करता था, और जो अकाउंटेंट जनरल हुआ करते थे वो इनकम को इंस्पेक्ट करते थे, ठीक है। और ये दोनों के दोनों किसके अंडर काम करते थे, वज़ीर के अंदर। तो वज़ीर सबसे ऊपर वाला पोस्ट हो गया सुल्तान के बाद, ठीक है। और बाकी जो एक्सपेंडिचर्स हैं, जो इनकम है, इन सबको मेंटेन करने के लिए ऑडिटर जनरल एंड अकाउंटेंट जनरल काम किया करते थे, ठीक है। याद रखिएगा, ऑडिटर जनरल एक्सपेंडिचर को स्क्रूटनाइज करते थे, अकाउंटेंट जनरल जो होता था वो इनकम को इंस्पेक्ट करते थे। दोनों अलग अलग काम है, ठीक है। इसके अलावा जो दीवाने अर्ज था, कहने का मतलब जो मिलिट्री डिपार्टमेंट हुआ करता था, उसका जो हेड होता था वो था अरीज़े ममालिक। एक चीज़ याद रखिए, मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड होना मिलिट्री का कमांडर होना नहीं है, ठीक है। जो मिलिट्री का कमांडर हुआ करता था, सुप्रीम कमांडर, वो ऑब्वियसली सुल्तान खुद होता था, ठीक है। सुल्तान जो था वो कमांडर इन चीफ हुआ करता, कमांडर इन चीफ हुआ करता था। लेकिन जो मिलिट्री डिपार्टमेंट हुआ करता था, जिसका काम था मिलिट्री का सारा खर्चा, सारा जो भी ट्रेनिंग है, इन सब चीज़ को मेंटेन करना, वो एक मिलिट्री डिपार्टमेंट था। उसके जो हेड हुआ करते थे वो कहलाते थे अरीज़े ममालिक, ठीक है। तो दीवाने अर्ज डिपार्टमेंट का काम क्या था कि जो आर्मी थी उसको रिक्रूट करना, उसको सामान देना लड़ने के लिए, और साथ में पेमेंट देना, जो सैलरी हुआ करती थी ये बांटना, जो दीवाने अर्ज था उसका काम था, ठीक है। अलाउद्दीन खलजी ने एक नया सिस्टम निकाला था, ब्रांडिंग सिस्टम, जिसे कहते थे दाग सिस्टम। ये क्या होता क्या था इसमें कि जो हॉर्सेस हुआ करते थे उनको कह सकते हैं कि पंच कर दिया जाता था, उनको निशान दे दिया जाता था, दाग दे दिया जाता था। इससे क्या होता था कि सिर्फ हेल्दी हॉर्सेस ही मिलिट्री डिपार्टमेंट में आते थे, और जो सोल्जर्स हैं वो घटिया क्वालिटी जो है के जो हॉर्स हैं उनको न लाएं। अगर ये नहीं करता तो होता क्या है कि जो कैवलरी हुआ करती थी, जो कह सकते हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट एक आर्म था आर्मी का, तो उसमें अगर सही हॉर्सेस नहीं होंगे तो बहुत स्विफ्ट मूवमेंट, बहुत तेज़ मूवमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। हेल्दी हॉर्सेस नहीं होंगे तो काफ़ी लड़ाइयाँ नहीं हो सकती हैं, क्योंकि घोड़े जल्दी थक जाएंगे या मर जाएंगे, है ना। तो इससे क्या होता कि बैटल लॉसेस हो सकते थे। तो इसके लिए अलाउद्दीन खलजी ने क्या किया, एक ब्रांडिंग सिस्टम निकाला, जिसके हिसाब से वो घोड़े का, है ना, कह सकते हैं कि ध्यान रखा जाता था कि सिर्फ और सिर्फ हेल्दी घोड़े ही आए। साथ में हर सोल्जर का जो डिस्क्रिप्टिव रोल हुआ करता था कि कौन सोल्जर कौन सा काम कर रहा है, इसके भी मेंटेन हुआ करती थी। इसके बजाय कॉपी बना करती थी, जिसको बराबर ध्यान से देखा जाता था।
इसके अलावा जो आर्मी हुआ करती थी, आर्मी के साथ एक सैपर्स के और माइनर्स के भी ग्रुप्स हुआ करते थे, जो रोड को या रास्तों को क्या करते थे, साफ़ किया करते थे। मान लीजिए कहीं पे गड्ढा है या कहीं पे पेड़ सब गिरा हुआ है, बहुत सारे अड़चनें आ सकती थी आर्मी के रास्ते में, तो उन सबको साफ़ करने के लिए ग्रुप्स हुआ करते थे सैपर्स और माइनर्स के, जो तोड़ फोड़ मचा करके सब साफ़ कर दिया करते थे, ठीक है, ताकि आर्मी सही से पास हो सके, ठीक है। इसके अलावा एक स्पेशल डिपार्टमेंट भी था जिसको कहते थे दीवाने रिसालत, ठीक है, दीवाने रिसालत। इसका ये डिपार्टमेंट का काम क्या था कि जो रिलीजियस मैटर्स हुआ करते थे उनको देखता था, ठीक है। इसके अलावा जो पायस फाउंडेशंस हुआ करते थे, पायस फाउंडेशन जैसे कि मॉस्क्स का बनना है ना, मस्जिदों का बनना, ये पायस हो गया, मतलब पवित्र फाउंडेशन जो भी हो, है ना, उन सब का ध्यान रखते थे। इसके अलावा कि कौन कौन से जो स्कॉलर्स हैं या मैन ऑफ पाइटी, कहने का मतलब जो पवित्र लोग हैं, जैसे कि मान लीजिए जो कहीं के काजी होंगे, मौलाना होंगे, उन सबको कितना खर्चा देना चाहिए, है ना, कितना उन सबका देखभाल रखना, ये सब कंट्रोल करता था दीवान रिसालत। और इसका जो हेड होता था वो होता था चीफ सदर, ठीक है। चीफ सदर कौन होते थे? चीफ सदर वही होते थे जो कि चीफ काजी हुआ करते थे। काजी कहने का मतलब चीफ काजी, जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, ठीक है, उसके जो हेड होते थे वो वही चीफ काजी हुआ करते थे, और वही दीवान रिसालत के जो हेड थे चीफ सदर, वो भी हुआ करते थे, ठीक है। मुस्लिम जो हुआ करते थे वो, है ना, मुस्लिम लॉ के हिसाब से उनको गवर्न किया जाता था, जिसे शरिया कहते हैं, जो कि काजीज़ कंट्रोल किया करते थे, कि काजीज़ इसको डिस्पेंस करते थे कि उनको अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसको क्या सज़ा होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो हिंदूज़ थे उनको गवर्न किया जाता था हिंदू लॉज के थ्रू, और ये डिस्पेंस करता था पंचायत या फिर अलग अलग कास्ट के जो लीडर्स हुआ करते थे, जो बड़े बड़े कह सकते हैं कि आदमी हुआ करते होंगे, वो ये ध्यान रखते होंगे किसको किस हिसाब से रूल किया जाए, कैसे सज़ा मिलनी चाहिए, कौन सी गलती पे कैसे शादी होगा, कैसे, है ना, कह सकते हैं कि डाइवोर्स वगैरह जो भी सिस्टम होता था वो हिंदूज़ का हिंदू लॉ के हिसाब से होता था, और मुस्लिम का मुस्लिम लॉज के हिसाब से होता था। जो क्रिमिनल लॉज होता था वो जनरली जो डिपेंड करता था स्पेशली कि रूलर्स का क्या पर्पस है। मान लीजिए अगर किसी रूलर्स को अभी किसी एक रीजन में ऐसा लॉ चाहिए जो उस जगह पे रिबेलियन को दबा दे, भले वो जो मुस्लिम लॉ है और जो हिंदू लॉज है उसको फुलफ़िल करे ना करे, फिर भी जो रूलर्स हुआ करते थे वो इस क्रिमिनल लॉ को लगा देते थे। तो क्रिमिनल लॉ मोस्टली बेस्ड हुआ करता था कि राजा किस हिसाब से गवर्न करना चाह रहा है उस रीजन में। दीवान रिसालत के अलावा दीवान इंशा भी हुआ करता था, जिसका काम होता था कि जो कॉरस्पोंडेंस हो, कहने का मतलब चाहे फॉर्मल हो या कॉन्फिडेंशियल हो, जो बातचीत होगी, है ना, जो भी लेन देन होगा किसके बीच, रूलर के बीच और जो सेवरेंस हैं, अलग अलग स्टेट के जो राजा हैं, इसके अलावा वो राजा, वो ऑफिशियल जो उसके अधीन थे, है ना, जो रूलर के अधीन थे, सुल्तान के अधीन थे, इन सब के बीच में जो भी बातचीत हो रहा है, जो भी लेन देन हो रहा है, इसको कह सकते हैं कि डील करता था दीवान इंशा, ठीक है। इसके अलावा जो सुल्तान होते थे, है ना, वो इंटेलिजेंस एजेंट्स को भी लगाते थे, जिनको ब्रीड्स कहा जाता था। जो एम्पायर हुआ करता था, राज्य हुआ करता था, उसके अलग अलग जगहों पे पोस्ट कर दिया जाता था ताकि हर जगह का खबर उनको मिलता रहे, ठीक है। वो नोबलमैन जो कि सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट, कह सकते हैं कि जो राजा था, जो सुल्तान था, उसका कॉन्फिडेंस हासिल किया हुआ होगा, उसका भरोसा जीता हुआ होगा, उसको चीफ ब्रीद अपॉइंट किया जाता था। याद रखिएगा कि चीफ ब्रीद उसी को बनाया जा सकता है जिस पे राजा बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है, क्योंकि खुफिया विभाग से क्या क्या खबर आ रही है, वो अगर हल्की सी गलत हो गई तो राजा का जो कंट्रोलिंग जो सिस्टम जिस हिसाब से काम कर रहा है वो बदल सकता था। तो ऑब्वियसली वो किसी ऐसे कोई चुनता जिस पे पूरा का पूरा भरोसा कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा रॉयल हाउस होल्ड का भी डिपार्टमेंट हुआ करता था, जिसका काम होता था कि जो राजा का, जो सुल्तान है, उसका पर्सनल जो भी नीड है, इसके अलावा जो राजा का हाउस होल्ड है, कहने का मतलब जो भी उसकी फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे शाही हो या जो उसकी बीवियाँ हैं, रानियाँ हैं, और जो भी है ना, उन सब का रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखना रॉयल हाउस होल्ड का काम था। इसके अलावा रॉयल हाउस होल्ड का काम ये भी था कि जो कारखानाज थे, रॉयल कारखाना, जहाँ सामान बना करता था जो कि जो कोर्ट में यूज़ होगा, जो राजा के यहाँ यूज़ होगा, सुल्तान का खुद का, जैसे कपड़ा हो गया, जूता हो गया, सारी चीज़ें बनने वाला जो कारखाना होता था, उसका भी कंट्रोल रॉयल हाउस होल्ड डिपार्टमेंट के अंदर था, ठीक है। इसके अलावा जो ये कह सकते हैं कि
राजा के जो हाउस होल्ड में जो काम करने जो लोग रहते होंगे उन सब का भी सामान इन्हीं कारखाना में बनता था। और रॉयल हाउस होल्ड डिपार्टमेंट है इसको देखता था। रॉयल हाउस होल्ड का जो हेड हुआ करता था वो कहलाता था वकील दर। ठीक है, वकील दर का काम ये सब तो था ही, साथ में उसका काम ये भी था कि कोर्ट में किस तरीके, दरबार में किस तरीके का है ना जो डेकोरम है वो मेंटेन हो, मतलब प्रॉपर डेकोरम, सही तरीके से बैठना, किस तरीके से बोलना है। इसके अलावा कौन से नोबल्स कहाँ पे बैठेंगे, राजा के कितने करीब कौन होगा, है ना, कितना दूर कौन होगा, इन सब को भी ध्यान रखना वकील दर का ही काम था। ठीक है, ये तो हो गया कुछ डिपार्टमेंट्स। एक स्पेशल डिपार्टमेंट जो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था वो था पब्लिक वर्क्स का डिपार्टमेंट। ठीक है, एक सेपरेट डिपार्टमेंट ही बना दिया, कह सकते हैं पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, PWD। ठीक है, इसका काम होता था कुआं खुदवाना, है ना, रोड्स बनवाना, मतलब जो पब्लिक सर्विसेज हैं उनके लिए जो पब्लिक के द्वारा यूज़ किए जाने वाले जो सर्विसेज होंगे वो प्रोवाइड करवाता था, है ना, ये पब्लिक डिपार्टमेंट। और ये फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, उससे पहले किसी राजा ने ये अलग डिपार्टमेंट नहीं बनाया था, है ना। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। हम लोग दिल्ली सल्तनत के जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं उससे थोड़ा बहुत जानते हैं इसमें। जैसे कि जो कंट्री हुआ करता, पूरा का पूरा एम्पायर जो था वो कई सारे इकताज में डिवाइडेड था। इकताज कह सकते हैं आप समझ लीजिए प्रोविंसेस एक तरह से, है ना। और इकताज के जो हेड हुआ करते थे वो कहलाते थे मुफ्ती या वली। ठीक है, जो कि मोस्टली टर्किश नोबल्स हुआ करते थे, आपको पता होगा क्योंकि ये एक टर्किश सल्तनत था, तो उसमें जितने भी टर्किश नोबल्स हुआ करते थे वो हाई ऑफिसेस को, है ना, कब्जाए हुए थे, एक तरह से समझ सकते हैं कि मोनोपोली चल रहा था। तो टर्किश नोबल्स ही हेड बना करते थे इकताज के। ठीक, मुक्तिज जो थे शुरू शुरू में वो इंडिपेंडेंट थे, वो अपने हिसाब से लॉ और ऑर्डर मेंटेन करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और सोल्जर्स को सैलरी दिया करते थे। बाद में हम लोग देखते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सुल्तान है, वो धीरे धीरे ज़्यादा पावरफुल होता है और सारा का सारा कंट्रोल ले लेता है। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी सुल्तान है, वो मुक्तिज के इनकम को भी मतलब फाइंड करता है कि कितना कमा रहा है। इसके अलावा जो मुक्तिज का जो सैलरी है वो फिक्स कर देता है और सोल्जर्स का भी सैलरी वही फिक्स कर देता है। मतलब कहने का मतलब, अगर रेवेन्यू की शुरू में कोई मुक्ति जो है वो बहुत सारा रेवेन्यू कलेक्ट किया तो वो अपने हिसाब से राजा को रेवेन्यू भेजता था और सोल्जर्स को पेमेंट कर देता था, बचा कुछ सब उसका। अब क्या हुआ कि जो सुल्तान है वो क्या किया उन्होंने मुक्तिज के भी इनकम को फिक्स कर दिया, सैलरीज को फिक्स कर दिया और सोल्जर्स के भी सैलरी को फिक्स कर दिया, इतना इतना देना है। ठीक है, और जो बचा होगा वो ऑब्वियसली वहाँ जाना पड़ेगा। तो मुक्तिज को क्या करना पड़ा कि जो बैलेंस बचता था इनकम का वो सेंटर को भेज देना जाता था, मतलब भेजना पड़ता था। और बीच बीच में क्या होता था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सुल्तान है, उसके द्वारा ऑडिटिंग भी किया जाता था। इन सारे के सारे जो मुक्तिज हुआ करते थे उनके अकाउंट्स का ऑडिटिंग होता था। और ऑडिटिंग में अगर कोई झोल झपाटा, कोई लफड़ा पाया गया तो बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर किया जाता था, बहुत हार्श टॉर्चर होता था और जेल भी जाना पड़ता था इन मुक्तिज को। आपको याद होगा कि अगर नॉबल्स ठीक नहीं हुए तो वो तख्ता पलट सकते थे। तो ये जो हार्शनेस के साथ डील किया जा रहा है ये ऑब्वियसली उसी टाइम पे होगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत पावरफुल होगी, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी के गवर्नमेंट। अलाउद्दीन खिलजी ने ये सारा जो ऑडिटिंग सिस्टम है ज़्यादा बढ़ा दिया और जो इकताज थे, उन जो नोबल्स थे, है ना, उनका जो प्रिविलेज कह सकते हैं कि प्रिविलेज्ड जितने प्रिविलेजेस थे उन सबको कम कर दिया। ठीक है, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल होगा वो ऑब्वियसली लोकल गवर्नमेंट को दबा देगा। ठीक, इकताज के नीचे शिक्स हुआ करते थे, मतलब इकताज को शिक्स में डिवाइड किया गया हुआ था और शिक्स को कई सारे परगनाज में डिवाइड किए हुए थे। ठीक है, जितने विलेजेस हुआ करते थे, है ना, उनको 100 या 84 के ना ग्रुप्स में ग्रुप कर दिया जाता था। कई 84 मान लीजिए, है ना, 84 का ज़्यादा बार बार जिक्र हुआ है जो हिस्ट्री के जो बुक्स हैं, है ना, उसमें 84 जो है वर्ड है वो इस्तेमाल किया गया है कि 84 गाँव को मिला करके परगना बना करता था। तो विलेजेस को मान लीजिए 100 में 100 के ग्रुप में, कई जगह पे 100 का ग्रुप है। ठीक है, तो 100 विलेजेस का या 84 विलेजेस का एक ग्रुप बनता था। ठीक है, और यही जो है परगनाज बनाया करते थे। मतलब एक परगना में 100 से मतलब 84 से 100 विलेजेस के अंदर हुआ करते थे और उसका हेड कहलाता था अमील। ठीक, जो विलेजेस हुआ करते थे, विलेजेस में सबसे इंपॉर्टेंट पीपल कौन कौन था? जो लैंड ओनर हुआ करता था जिसको खुद कहते थे, और मुकद्दम जो हेडमैन कहलाता था। ठीक है, विलेज का अकाउंटेंट कहलाता था पटवारी।
एक विलेज जो है उसके एडमिनिस्ट्रेशन में किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं किया जाता था जब तक कि वो अपना रेवेन्यू पे करता रहे। रेवेन्यू पे करने में फेल हो गया तब जो है, जो कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो इसमें दखल अंदाजी किया करते थे। बाकी ये सारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से चला करता था, बहुत शांतिपूर्वक चला करता था। अब देखिए जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है कि चलिए गांव के जो ज़मींदार हैं वही सारा फैसला किया करेंगे, ये सब चीज़ हुआ क्या कि ये जो टर्किश जो दिल्ली सल्तनत है ना, उसको इस्टेब्लिश करने में एक बहुत बड़ा रोल हुआ। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई नया रूल आया और वो जो कह सकते हैं कि गांव-गांव में जाकर उनके सिस्टम को है ना बार बार चैलेंज करता रहे कि हाँ भाई ज़मींदारों की कोई वैल्यू नहीं है ना, वो कुछ नहीं करेंगे, जो करेंगे हम करेंगे, हमारे ऑफिसेज मेंटेन करेंगे सारी चीज़, ये जितने भी पावरफुल लोग हैं गांव के उनका कोई वैल्यू नहीं। तो होगा क्या, इससे धीरे धीरे वो पूरा का पूरा फॉरेन रूल की तरह ट्रीट किया जाएगा कि हमारे यहाँ तो पहले ऐसा हुआ करता था, अब बदल गया है, ये लोग अपने नहीं हैं। लेकिन जो दिल्ली सल्तनत था उसके जो रूलर्स थे उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा इंटरफेयर किया ही नहीं। तो इससे हुआ क्या कि एक बड़ी आबादी जो एम्पायर की थी वो उनको कुछ लगा ही नहीं कि चेंज हुआ है, सारी चीज़ सारा लाइफ उनका वैसे ही चल रहा है। तो हुआ क्या इससे कि टर्किश रूल जो था वो देश में अच्छे से इस्टेब्लिश हो गया। बाद में देखते हैं कि कई सारे राजाओं ने, कई सारे सुल्तान ने कई सारे चेंजेस लाए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि पीजेंट रिबेलियन भी हुआ। कहने का मतलब किसान लोग मरने लगे तो किसान लोग खेती बाड़ी ही छोड़ के पूरा का पूरा गांव जो है वो छोड़ दिया गया। तो इससे क्या हुआ, सल्तनत को नुकसान हुआ और जो सुल्तान का जो कह सकते हैं कि रूल है ना, उस रिबेलियन के कारण वो भी चैलेंज किया गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। देखिए उस टाइम के कह सकते हैं कि जो कॉमन पीपल है उनका इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था, इसके बारे में ज़्यादा नहीं लिखा गया है, हिस्टोरियन ज़्यादा नहीं लिखे हैं। उस टाइम के हिस्टोरियंस का ज़्यादातर ध्यान रहता था कि कोर्ट्स में क्या हो रहा है, राजा के कोर्ट में क्या हो रहा है, किस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं, ये सब चीज़ों पे ध्यान रहता था, वो उनको ही लिखा करते थे। कॉमन लाइफ के पीपल में ज़्यादा कॉमन पीपल का जो लाइफ था उसमें चेंजेस को ज़्यादा नहीं लिखते थे वो, ठीक है। लेकिन फिर भी जो बाहरी ट्रेवलर्स हैं वो शहर घूमें, लोग किस तरीके से जी रहे हैं, क्या क्या सिस्टम देखने को मिल रहा है, क्या क्या जॉब देखने को मिल रहा है, वो उसको डिस्क्राइब करते थे। और उसी से हम लोगों को ज़्यादातर जो इकोनॉमिक और सोशल लाइफ है कॉमन पीपल का वो पता चला है। जैसे कि एक ट्रैवलर हैं इब्न बतूता, ठीक है, वो जो नॉर्थ अफ्रीका में टैंजियर है वहाँ से इंडिया ट्रैवल करने आए थे। उन्होंने 14th सेंचुरी में इंडिया के कई सारे शहरों में भ्रमण किया। वो मोहम्मद तुगलक के दरबार में रहा करते थे और इस टाइम पे बहुत सारे सिटीज़, इंडियन सिटीज़ पे में वो ट्रैवल किए। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे जो सॉइल था वो बहुत फर्टाइल था, इतना फर्टाइल था कि एक साल में 2-2 फसल उगाया जाता था, ठीक है। जो राइस था, जो चावल था, वो साल में 3-3 बार उगाया चला जाता था। इतना ज़्यादा फर्टाइल लैंड था इंडिया का, ठीक है। ये तो हो गया एक बेसिक सा जो स्टेपल फूड हो गया, वो समझ लीजिए कि जो ज़्यादा अमाउंट में उगाया जा रहा है। इसके अलावा बहुत अलग अलग पेड़ पौधे भी उगाए जाते थे, जैसे कि सेसम हो गया, शुगर कैन हो गया, कॉटन हो गया, ये सब भी उगाया जाता था। और जो पेड़ पौधे उगते थे उसी के हिसाब से विलेजेस में इंडस्ट्रीज़ थे, जो विलेज इंडस्ट्रीज़ थे वो थे, जैसे कि तेल बनाने का फैक्ट्री, सब फैक्ट्री क्या कहिएगा, छोटा मोटा समझ लीजिए कि इंडस्ट्री, बहुत छोटा इंडस्ट्री। इसके अलावा गुड़ बनाने का, है ना, वीविंग का, डाइंग का। तो मतलब जिस तरीके का पेड़ पौधा उगता था उसी पे बेस्ड विलेज इंडस्ट्रीज रन किया करते थे, ठीक है। विलेज इंडस्ट्री कहने का मतलब छोटे लेवल का इंडस्ट्री, बहुत बड़ा इंडस्ट्री नहीं, ठीक। जो इब्न बतूता है वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों को नहीं बल्कि जो उस टाइम के प्रोडक्ट्स थे, जैसे कि जो कौन कौन से किस किस टाइप के फ्रूट्स उग रहे हैं, किस टाइप के फ्लावर्स उग रहे हैं, किस टाइप के हर्ब्स हैं, कैसे मेडिसिन है ना, रोड्स का क्या कंडीशन है, लोगों के लाइफ का क्या है, वो किस तरीके से जी रहे हैं, उनका खाना पीना किस हिसाब से चल रहा है, क्या खाते हैं, इन सब का एक कह सकते हैं कि बढ़िया से डिस्क्रिप्शन अगर कहीं मिलता है तो वो इब्न बतूता के द्वारा ही लिखा गया है, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे पीजेंट्स एंड रूरल जेंट्री, ठीक है। जेंट्री समझ लीजिए एक तरह का क्लास है अमीर लोगों का, है ना, गांव के अमीर लोगों का जो एक क्लास डेवलप हुआ उसको कहते हैं रूरल जेंट्री, ठीक है। किसान और जो गांव में जो रईस लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनका एक क्लास, ठीक है।
उन सब का क्या लाइफ स्टाइल था वो देखते हैं। गांव में सबसे ज़्यादा अगर कोई कह सकते हैं कि हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंजॉय कर रहा था तो वो था खुद और मुकद्दम्स, ठीक है, याद होगा आपको। तो ये लोग क्या था कि ज़मीन इनके ही अंदर हुआ करती थी, वही ज़मीन हेल्ड किया करते थे और वही जो है रेवेन्यू को कलेक्ट करके पे करते थे। उनका जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था है ना, वो जो देते थे सेंटर को, समझ लीजिए रेवेन्यू, अपना खुद का रेवेन्यू बहुत कंसेशनल रेट पे दिया करते थे, क्योंकि उन्हीं को ये सब सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती थी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, तो उनको थोड़ा सा रेवेन्यू देने में छूट था। कई बार क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल थे गांव में, तो कई बार क्या होता था, वो खुद का रेवेन्यू नहीं दे करके अपने अधीन जितने भी ऑर्डिनरी पीजेंट्स थे उन्हीं से अपना रेवेन्यू भी दिलवाया करते थे, ठीक है। उनका भी शेयर वो जो किसान हुआ करते थे उन्हीं से दिलवाया करते थे, ठीक। अलाउद्दीन ने सबसे पहले इस पे एक्शन लिया था। अलाउद्दीन ने इस तरीके से इन लोगों के कह सकते हैं कि कमाई को चेक किया कि ये लोग बहुत अच्छा लाइफ तो नहीं जिए, लेकिन हाँ बुरा भी नहीं जिए। अलाउद्दीन का कितना भी स्टर्न एक्शन था इनके खिलाफ, है ना, इन लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ, खुद के खिलाफ, मुकद्दम्स के खिलाफ, फिर भी वो ऑब्वियसली जो ऑर्डिनरी पीजेंट्स थे उनसे ज़्यादा ही, है ना, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जिया कर रहे थे, ठीक है। तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हाँ ऑब्वियसली अगर मान लीजिए किसी के पास 1000 रुपये है, अगर उससे 500 रुपये छीन लिया जाए तो 500 का तो लॉस हुआ ही। हाँ ये अलग बात है कि जो ज़मींदार हुआ करते थे उनका लाइफ स्टाइल जो किसान थे उनसे ज़्यादा ही था, लेकिन फिर भी जो पुराना चौड़ था उसमें तो कमी आ गई, ठीक है। ये जो सेक्शन है जो ये प्रिविलेज लाइफ जी रहा है, इसमें ज़्यादातर गांव में हिंदू रईस हुआ करते थे, ठीक है। जो एक ग्रुप था हिंदू रईस, जिसको ऑटोनोमस राजा भी कहते थे, जिसमें से कई सारे जो राजा थे उनको अपना अपना स्टेट, है ना, होल्ड करने की इजाज़त थी। कहने का मतलब छोटे मोटे राजा, बहुत बड़े राजा नहीं, ऑब्वियसली बहुत बड़े राजा होते तो ऑब्वियसली वो सुल्तान के अधीन होते, लड़ाइयाँ हो चुकी होती। छोटे मोटे राजा जिनका काम जो एक चैलेंज नहीं थे, समझ लीजिए, सल्तनत के खिलाफ, और वो होता क्या था कि वो ऑब्वियसली लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करके दे रहे हैं, तो कह सकते हैं कि ज़मींदार से थोड़ा ऊपर। तो ये जो क्योंकि ज़्यादातर पॉपुलेशन हिंदूज़ का था, तो इस वजह से यहाँ पे जितने भी कह सकते हैं कि विलेज एरिया में जितने भी रईस लोग हुआ करते होंगे वो हिंदूज़ ही हुआ होते होंगे, इसलिए वहीं से एक ग्रुप बना रईस, और आज तक हम लोग रईस कहते हैं, ठीक। वो ऑटोनोमस राजा हुआ करते थे, उनको अपनी ज़मीनें रखने का अधिकार था। बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करती थी ज़मीनें, लेकिन फिर भी अधिकार था, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे इस टाइम के ट्रेड्स के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में और मर्चेंट्स के बारे में। देखिए सल्तनत का जो रूल है वो कंसोलिडेट होने के बाद, है ना, और जो कम्युनिकेशंस हैं, जितने भी रोड्स हैं, उन सब के बनने के बाद, कम्युनिकेशंस के इम्प्रूवमेंट के बाद, और एक अच्छा करेंसी सिस्टम इस्टेब्लिश होने के बाद, जो करेंसी सिस्टम था वो किस पे बेस्ड था, सिल्वर टाका और कॉपर दिरहम। तो एक अच्छा करेंसी सिस्टम, रूल का स्ट्रांग होना और कम्युनिकेशंस का इम्प्रूव होना, ये सारा चीज़ क्या किया, ट्रेड को बढ़ावा दिया। तो उस टाइम पे कंट्री में ट्रेड बढ़ गया। ट्रेड बढ़ने का सबूत क्या है, कई सारे नए नए टाउन्स डेवलप हुए। ऑब्वियसली टाउन्स डेवलप होने का मतलब वहाँ से ट्रेड हो रहा है, आर्टिसंस वहाँ काम कर रहे हैं, जो चीज़ें बाहर से आ रही हैं उसको, है ना, यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ चीज़ें बन रही हैं जो बाहर जाके बेची जाएँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ में टाउन्स का डेवलपमेंट हुआ, और टाउन का डेवलपमेंट दिखाता है कि ट्रेड ग्रो किया, ठीक है। दिल्ली जो था वो उस टाइम का सबसे लार्जेस्ट सिटी था, और जो देवगिर था, दौलताबाद, ठीक है, ये ऑलमोस्ट समझ लीजिए दिल्ली के बराबर था, तो सेकंड लार्जेस्ट कह सकते हैं इसको। बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिटीज़ थे, जैसे कि लाहौर और मुल्तान नॉर्थ वेस्ट में, ठीक, कारा और लखनौती ईस्ट में, अनिलवारा जो कि अभी पतन कहलाता है, और कैम्बे, है ना, गुजरात में है, खम्बायत अभी कहलाता है वेस्ट में। तो वेस्ट में अनिलवारा, कैम्बे, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में कारा, लखनौती, और लाहौर और मुल्तान नॉर्थ वेस्ट में, कारा और लखनौती ईस्ट में। लखनौती आपको पता ही होगा बंगाल के रीजन में है, ठीक। तो ये सारे इंपॉर्टेंट सिटीज़ थे। बंगाल और गुजरात का जितने भी टाउन्स थे वो फेमस थे किस चीज़ के लिए, फाइन क्वालिटी फैब्रिक्स के लिए। अभी भी आपको पता ही होगा कि गुजरात में सूरत है जहाँ टेक्सटाइल अच्छे क्वालिटी का सस्ते दामों में मिल जाता है। तो उस टाइम पे फाइन क्वालिटी फैब्रिक्स के लिए गुजरात और बंगाल का रीजन फेमस था। तो गुजरात में जो कैम्बे सिटी था,
ठीक है, वो फेमस था गोल्ड, जो सोना और चांदी का जितना भी काम होता था ना, कहने का मतलब डिज़ाइनिंग, नेकलेसेस बनना, इन सब के लिए फेमस था गुजरात में कैम्बे शहर। ठीक, और बंगाल में सोनार गांव जो है वो फेमस था अपने रॉ सिल्क के लिए, और जो फाइन कॉटन क्लॉथ जिसको मसलिन कहते हैं उसके लिए। ठीक, बहुत सारे अलग अलग हैंडीक्राफ्ट्स भी थे, जैसे कि लेदर वर्क, मेटल वर्क, कारपेट बुनना, ठीक है, लकड़ी से बना हुआ सामान सब, फर्नीचर, ठीक है, और स्टोन कटिंग। ठीक है, उस टाइम पत्थर का भी काम होता था, पत्थरों पे लिखना, ठीक, पत्थरों की मूर्तियाँ बनाना, ये सारा भी। तो ये सारा भी हैंडीक्राफ्ट उस टाइम में डेवलप हुआ था, मतलब डेवलप नहीं कहें, उस टाइम में हुआ, मतलब किया जा रहा था। जो टर्किश रूल था उसकी वजह से, है ना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर भी इंडिया में स्टार्ट हो गया, क्योंकि तुर्क जो थे वो चाइना से ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर का टेक्निक सीखा था। चाइनीज़ ने ये टेक्निक सेकेंड सेंचुरी में डेवलप की थी, तो वहाँ से तुर्क्स में कह सकते हैं कि तुर्क्स ने सीखा, तुर्क्स ने इंडिया में आके फैलाया, और फिर यहाँ से अरब चला गया, अरब से फिर यूरोप चला गया। इस टाइप से जो पेपर बनाने की टेक्निक है वो चाइना से अलग अलग देशों में फैला। ठीक, जो नई टेक्नोलॉजी उस टाइम में डेवलप हुई, जैसे कि स्पिनिंग व्हील। ठीक, स्पिनिंग व्हील आपको पता ही होगा, स्पिनिंग में घूमने वाला जो चक्री है ना, उसका डेवलपमेंट हुआ। साथ में जो धुनिया है, जिसको कॉटन कार्डर्स बॉ कहते हैं, धुनिया आपको पता होगा, अभी विंटर सीजन है, विंटर सीजन में रुई को धुना जाता है, तो वो आपने देखा होगा, एक धागे से बना हुआ, समझ लीजिए एक लंबा सा बॉ होता है ना, धनुष तो नहीं कहेंगे उसको, धनुष जैसा ही होता है, मोटा सा धागा लगा होता है, उसको पीटता है, तो उससे क्या होता है, रुई जो है वो छोटे छोटे टुकड़े में टूटता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि दुनिया की वजह से बहुत फास्टर जो है वो मैट्रेसेस ये सब बनने लगे, पिलोज बनने लगे। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी उस टाइम में जो है वो डेवलप हुई थी। ठीक, इंडियन टेक्सटाइल्स बहुत ज़्यादा फेमस थे उस टाइम पे, यहाँ तक कि चाइना में सिल्क से ज़्यादा वैल्यू रखता था। आपको पता होगा सबसे ज़्यादा महंगा जो टेक्सटाइल वो सिल्क ही है, लेकिन चाइना सिल्क प्रोड्यूस कर रहा है, फिर भी चाइना में सिल्क से ज़्यादा महंगा इंडियन टेक्सटाइल मिलता था। सोचिए इंडियन टेक्सटाइल कितने बढ़िया क्वालिटी का होगा। ठीक, इंडिया जो है वो अलग अलग जगहों से अलग अलग चीज़ इंपोर्ट करता था, जैसे कि अच्छे क्वालिटी का जो कपड़ा है वो इंपोर्ट करता था वेस्ट एशिया से, ग्लासवेयर और हॉर्सेस भी वेस्ट एशिया से इंपोर्ट करता था। चाइना से इंपोर्ट करता था रॉ सिल्क और पोर्सलीन। ठीक, जो इंडिया का ओशनिक ट्रेड था, है ना, समुद्र के आर पार, ये तो हुआ समझ ली लैंड ट्रेड, जो अभी हम लोग पढ़े थोड़ा देर पहले। ओशनिक ट्रेड जो था वो तमिल्स और गुजरातीज के द्वारा किया जाता था, ओशन में आना जाना, जो मर्चेंट्स ओशन रूट के थ्रू आते जाते होंगे, वो ओशनिक ट्रेड कहलाता है। वो उसमें सबसे आगे तमिल्स और गुजरातीज थे। ठीक, जो कोस्टल ट्रेड था, ठीक है, और कोस्टल पोर्ट से लेकर के नॉर्थ इंडिया के बीच में जो ट्रेड होना है, मतलब समुद्र से जो सामान आया और समुद्र के बंदरगाहों से सामान बटेगा, है ना, ये दोनों जो ट्रेड था ये ज़्यादातर मरवाड़ीज़ और गुजरातीज़ के अंडर में था। ठीक है, इसमें से ज़्यादातर जो थे वो जैन्स थे। ठीक, लेकिन मुस्लिम बोहरे कम्युनिटी भी इन सब चीज़ों में, है ना, अच्छे से इन्वॉल्व थी। ठीक, याद रखिएगा। इसके अलावा जो ओवरलैंड ट्रेड है ना, ओवरलैंड कहने का मतलब ज़मीन वाला ट्रेड है ना, जो ज़मीन के ऊपर ट्रेड हो रहा होगा, वो है ना मुल्तानीज़ के अंडर ज़्यादा था। मतलब मुल्तानीज़ डोमिनेट कर रहे थे ओवरलैंड ट्रेड में, और मुल्तानीज़ ज़्यादातर हिंदूज थे। इसके अलावा खुरासानीज़ भी एक डोमिनेंट ग्रुप था ओवरलैंड ट्रेड में, जो कि ज़्यादातर अफगान्स थे और ईरानियंस थे। ठीक, थोड़ा बहुत टर्किश भी थे इसमें शामिल। ट्रेड जो था उस टाइम पे बहुत रिस्की था, क्योंकि बहुत सारे चोर डकैत ये सब हुआ करते थे। साथ में जो मराउडिंग ट्राइब्स कह लीजिए कि एक तरह से मार्केट लूट पाट करने वाले जो ट्राइब्स होते होंगे, जंगली समझ लीजिए कि जो फॉरेस्ट में रहने वाले, आसपास जंगलों में रहने वाले जो ट्राइब्स हुआ करते होंगे, है ना, वो है ना आते थे, लूटते थे, मारते थे, चले आते थे। तो इन सब की वजह से क्या हुआ कि ट्रेड रिस्की हुआ करता था। तो इसके लिए जो है सुल्तान की तरफ से कई सारे रॉयल रोड्स बनाए गए, जिनकी सेफ्टी के लिए, है ना, आसपास में या कह सकते हैं कि छोटे छोटे मिलिट्री कंटिजेंट या एक तरह से कैंटोनमेंट समझ लीजिए इस्टेब्लिश किया गया, छोटा छोटा सा, ताकि उन जो रोड्स हैं उनकी देखभाल हो, उन ट्रेडर्स का लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाए। इसके अलावा
इन रोड्स को अच्छे शेप में रखा जाता था, टूट फूट गया तो उसको बार बार बनवाना, साथ में रोड के साइड साइड सराय बनवाना। सराय कहने का मतलब रेस्ट रूम सब समझ लीजिए, जहाँ रेस्ट हाउसेज सब, ठीक है, जहाँ ट्रेवलर्स जो ट्रेडर्स थे वो रुकते थे, ठीक है, आराम करते थे। और इससे क्या होता था कि अगर कोई रीजन जो है मान लीजिए कि ज़्यादा सेफ़ नहीं तो रात में वहाँ रुक गए, दिन में चले गए तो सेफ्टी भी मिलता था उन्हें, ठीक। जो पोस्ट हुआ करता था वो बहुत फास्ट मूव किया करता था। इसके लिए दो वजह थी, एक तो हॉर्सेस का रिलेज, मतलब हॉर्सेस बदल लेते थे, जैसे मान लीजिए घुड़सवार आया है ना, उसको कुछ ले जाना है तो कुछ दूर के बाद घोड़ा थक जाएगा तो घोड़ा बदल लेता था, ठीक। इसके अलावा रनर्स अपॉइंट किए गए थे। रनर्स कहने का मतलब समझ लीजिए कि आप और हमने देखा होगा जो रनिंग एथलीट्स होते हैं, जो दौड़ने वाले एथलीट होते हैं, उसमें आप देखते होंगे कि जो ज़्यादा लंबा दौड़ता है उसमें 3-4 एथलीट्स जो होते हैं ना लगे हुए होते हैं, वो हाथ में एक पार्सल लिए रहता है, ठीक। वो दौड़ता है कुछ दूर दौड़ने के बाद वो पार्सल दूसरे को थमाता है, वो साथ है ना, वो इसके अप्रोच होते टाइम ही वो दौड़ने स्टार्ट कर देता है ताकि दौड़ते दौड़ते ही वो पार्सल ले और फिर आगे भागे। ठीक वैसे रनर्स जो हैं वो अपॉइंट किए हुए थे। वो जगह जगह पे क्या होता था कि जो रोड्स थे उसके कुछ किलोमीटर पे टावर्स बना दिए गए थे, और टावर्स पे ही से दूर, मतलब ऊंचे टावर्स थे, ताकि दूर से दिख जाए कि मैसेज वाला आ रहा है, ताकि वो उतरे और फिर रेडी हो जाएं उस मैसेज को आगे ले जाने के लिए, मैसेज हो कोई सामान हो, ठीक। कहा जाता है कि ये इतने फास्ट थे कि जो फ्रूट्स सुल्तान खाते थे, सुल्तान के हाउस होल्ड में जो फ्रूट्स यूज़ हुआ करता था वो खुरासन से आता था, दौलताबाद, ठीक है, दौलताबाद। इसके अलावा हम लोग सुनते हैं कई सारे हिस्टोरी बुक्स में कि दौलताबाद जो कि दिल्ली से 40 दिनों के फासले पे था ना, तो दौलताबाद तक रेगुलरली गंगा का पानी पहुंचाया जाता था क्योंकि सुल्तान वही पीते थे। सोचिए कितना फास्ट, रेगुलरली पानी पीने का मतलब कि रेगुलर सप्लाई होता होगा पानी का, और पानी के रेगुलर सप्लाई के लिए 40 दिन का सफ़र को बहुत शॉर्ट में कंप्लीट कर लिया जाता था, ठीक। फसल ताज़ी खुरासन से टूट करके दौलताबाद आ रहे हैं, कैपिटल आ रहे हैं सुल्तान और उसके हाउस होल्ड के लिए, तो सोचिए कितना फास्ट सर्विस होगा इन पोस्ट का, ठीक है। इसके अलावा आयरन स्ट्रिप का यूज़ होना, आपको पता होगा आयरन स्ट्रिप जो है वो यूज़ होता है घोड़े पे, है ना, घोड़ा चलाने में बहुत मदद मिलता है उससे। पकड़ जो है घुड़सवार का जो राइडर था है ना, उसका घोड़े पे पकड़ बन जाता है जिसकी वजह से जल्दी गिरता नहीं, ठीक। इसके अलावा जो आर्मर्स थे, है ना, जो प्रोटेक्ट करता है एक सोल्जर के बॉडी को, उसमें भी आयरन बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। तो आर्मर्स के यूज़ के लिए, है ना, वाइड स्प्रेड यूज़ होता था आर्मर का और आयरन स्ट्रिप का। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो मेटलर्जिकल इंडस्ट्री था इंडिया का और जो मेटल क्राफ्ट था उसको भी बूम मिला, वो भी अच्छे से ग्रो किया, ठीक। इस टाइम का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट, और कह लीजिए कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो हुआ था वो था, है ना, राहत सिस्टम का इम्प्रूवमेंट। राहत सिस्टम के इम्प्रूवमेंट की वजह से क्या हुआ कि एग्रीकल्चर में इरिगेशन के फील्ड में बहुत ज़्यादा, है ना, इम्प्रूवमेंट आया। देखिए एक राहत, है ना, इरिगेशन सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि ये जो व्हील है ना, इन व्हील्स के जगह जगह पे देखिए बकेट्स लगाए हुए हैं, ठीक है, और ये व्हील को का जो कनेक्शन है वो थोड़ी दूर पे यहाँ पे हुआ करता था, है ना, अंदर से कनेक्शन हुआ करता था, और यहाँ पे इन हैंडल्स को मवेशियों द्वारा, जैसे गाय भैंस बैल, इनके द्वारा घुमाया जाता था, जिसकी वजह से ये घूमा करता था। और ये घूमता था तो क्या होता था कि ये बकेट्स जाते थे थोड़े नीचे और यहाँ से पानी को लेकर के आते थे और यहाँ गिराते थे, क्योंकि जब पलटते थे तो बगल में ही इनके सटा हुआ है, देखिए यहाँ पे एक चैनल है ऐसे करके, ठीक है, इन चैनल से गड्ढा हुआ करता था, इन चैनल से पानी जाता था और ये इधर से होते हुए ना पाइप्स के थ्रू, मतलब गड्ढे के थ्रू, कैनल्स के चैनल्स के थ्रू, है ना, खेतों में चलाता था। तो हुआ क्या इससे कि जो डीपर रीजन्स थे, डीपर लेवल थे, वहाँ से भी पानी को निकाल करके खेतों में इरिगेशन के लिए पटाया जाता था। तो इरिगेशन सिस्टम इम्प्रूव हुआ जिसकी वजह से खेती इम्प्रूव हुआ, ठीक। इसके अलावा जो है ना एक सुपीरियर मोटर उस टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया। देखिए सुपीरियर मोटर कहने का मतलब, मोटर आपको पता होगा जो दीवारों में ईंटों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। अभी हम लोग सीमेंट इस्तेमाल करते हैं, बालू सीमेंट गिट्टी सब मिला करके मिक्सचर बनाते हैं। उस टाइम पे भी है ना लाइम का, मिट्टी का, ठीक है,
इन सब को मिला करके एक मिक्सचर बनता था। तो एक कह सकते हैं कि जो शुरू के टाइम में इस्तेमाल होता था उससे ज़्यादा सुपीरियर मोटर इस टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि तुर्क्स जो थे वो काफ़ी अच्छा बिल्डिंग्स जो है वो बनाने लगे आर्क और डोम के बेस पे। आर्क और डोम आपको पता होगा, ये रहा आर्क इस टाइप का, और डोम आपको पता होगा कि आप लोगों ने देखा होगा जैसे ताजमहल में है, ये ऊपर का जो पोर्शन होता है इसको डोम कहते हैं, और ये रहा इस टाइप से, ठीक है। तो ये आर्क रहा और ये डोम रहा, तो है ना, इन दो बेसिस पे जो बिल्डिंग्स थे, है ना, उनका डेवलपमेंट हुआ कर, मतलब वो बिल्डिंग्स नए नए बनाए गए, ठीक है। और मोटर क्योंकि मोटर अच्छे क्वालिटी का था तो बिल्डिंग्स भी काफ़ी मैग्निफिसेंट बना, काफ़ी मजबूत बना, बहुत सारा बिल्डिंग अभी भी टिका हुआ है उस टाइम का, ठीक। अब देखिए ये सारे जितने भी मैंने अभी क्राफ्ट्स का एक्सपेंशन बताया, इम्प्रूवमेंट बताया, ऐसा नहीं कि जो है तुर्क से ही आए हुए लोगों जो टर्किश पीपल थे उन्हीं के द्वारा किया गया, नहीं। ये जो क्राफ्ट में एक्सपेंशन हुआ या इम्प्रूवमेंट हुआ, ये इसमें सबसे बड़ा हाथ है इंडियन क्राफ्ट्समैन का, क्योंकि इंडियन क्राफ्ट्समैन काफ़ी स्किलफुल थे। वो अगर मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी कहीं इंट्रोड्यूस भी हो रहा है, मान लीजिए कहीं और का है, तो वो इंडिया में जब आया तो यहाँ के जो क्राफ्टमैन थे उसको अच्छे तरीके से किया और उसमें बल्कि इम्प्रूवमेंट ही लाए, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, क्राफ्ट्स और ज़्यादा इम्प्रूव हुआ और एक्सपेंड किया, ठीक है। इसके अलावा ये पॉइंट और इसके अलावा जो एग्रीकल्चर ग्रोथ वाला पॉइंट है, ये इन दो पॉइंट की वजह से क्या हुआ, ये दो मेजर फैक्टर्स बने कि जो 14th सेंचुरी का सेकेंड हाफ था वो एक कह सकते हैं कि एफ्लुएंस का पीरियड था, ग्रोथ का पीरियड था, ठीक है। इन्हीं दो कारणों से ये पीरियड जो है वो आप इंडियन हिस्ट्री में देखते हो कि इस टाइम पे जो इंडिया का जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे द सुल्तान एंड द नोबल्स, मतलब सुल्तान और नोबल्स का लाइफ स्टाइल कैसा था, ठीक। सुल्तान का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, सुल्तान और उसके जो नोबल्स हुआ करते थे उनका, वो दुनिया में जो सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड था उसके कंपैरिजन में था, मतलब कंपेरेबल था, उससे आप कह सकते हैं कंपेयर कर सकते थे। अब उस टाइम पे दुनिया में हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किसका था, वो था जो रूलिंग क्लास था इस्लामिक वर्ल्ड और सेंट्रल एशिया का। मिडिवल पीरियड जो है वो इस्लामिक स्टेट्स के लिए गोल्डन पीरियड था। सेंट्रल एशिया में और जो इस्लामिक जो वर्ल्ड था, समझ लीजिए कि ये वाला रीजन आप अरब वाला रीजन समझ लीजिए, उस टाइम में जितने भी स्टेट्स डेवलप हुए इस्लामिक स्टेट्स, उस टाइम में जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि इंडिया में भी दिल्ली सल्तनत रूल कर रहा, और जो छोटे मोटे एम्पायर्स हैं बहुत ज़्यादा उस टाइम पे फ्लरिश नहीं कर रहे थे इंडिया में, और साथ में यूरोप तो पूरा का पूरा अंधकार में था। कहने का मतलब यूरोप बैकवर्ड था उस टाइम पे। जैसे अभी हम लोग को कैसा है, अभी जैसे इंडिया तो फिर भी काफ़ी डेवलप्ड है, जैसे कि मान लीजिए जो कई सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनको ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वो बैकवर्ड बोलते हैं ना, अंडर डेवलप्ड कंट्री समझ लीजिए। उस टाइम पे ये अंडर डेवलप नहीं बल्कि बैकवर्ड थे, इनको कुछ पता ही नहीं था, है ना। इनकी आबादी कह लीजिए कि एक तरह से जिस टाइम पे हमारे यहाँ बड़े बड़े शहर डेवलप होकर के तबाह हो गए, तब भी लंदन जैसे बड़े शहर का उदय तक नहीं हुआ था, इतना ज़्यादा वो है ना बैकवर्ड था उस टाइम पे। और उस टाइम पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किसका था, वो था इस्लामिक वर्ल्ड का वहाँ के रूलर का और वहाँ के लोगों का। और जो इंडिया में जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे और नोबल थे, उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कह सकते हैं कि उनसे है ना कंपेयर किया जा सकता था, उनके काफ़ी करीब था, ठीक। इंडिया में कई सारे हिंदू रूलर्स जो थे वो अपना है ना पैलेस बनाया करते थे, खुद का पैलेस बनाया करते थे, महल बनाया करते थे। ठीक वैसे ही हर सुल्तान जो था इंडिया में वो भी अपना अपना पैलेस बनाया और इस तरीके से उसको सजाता था ताकि देखने वाले का मुंह खुला रह जाए, है ना, इम्प्रेस हो जाए, एक तरह से मेस्मराइज हो जाए, मंत्र मुग्ध हो जाए, इस तरीके का है ना वो जो महल था अपना महल सजाया करता था। फिर उसमें कोर्ट्स में अलग अलग टाइप के लोग रहते थे जो कि समझ लीजिए कि अच्छे आर्ट के अलग अलग फील्ड के अलग अलग है ना बेहतरीन लोग हुआ करते थे। काफ़ी बड़े अमाउंट में काफ़ी महंगा गिफ्ट जो है राजा देता था अपने नोबल्स को, और है ना दूसरे लोगों को कहने का मतलब जो ऑब्वियसली बड़े बड़े लोग होंगे, है ना, प्रिविलेज्ड ग्रुप के जो लोग होंगे उनको जो है
काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट देता था सुल्तान, जो फेस्टिव ओकेजन्स हुआ करते थे, जो त्योहारों का टाइम होता था उस टाइम पे, जैसे कि सुल्तान के बर्थडे हो गया, ठीक है, नौरोज़ हो गया, नौरोज़ आपको पता होगा पर्शियन न्यू ईयर को कहते हैं, ठीक, और जो एनुअल कोरोनेशन डे हो गया। तो कह सकते हैं कि जो फेस्टिव ओकेजन्स था उस पर दिल खोल करके सुल्तान जो है अपना कह सकते हैं जो नोबल्स थे उनको गिफ्ट दिया करता था, ताकि वो खुश रहें और सुल्तान भी मस्त रहे, ठीक। और आपको पहले ही पता होगा कि इन सारे नीड्स, ये सारा गिफ्ट्स को बनाना, ये सारे तोहफ़ों को लाना, ख़रीदना, सुल्तान का खुद का डेली है ना, डे टू डे लाइफ में जितना खर्चा, वो सब को है ना, उन सारे सामानों को बनाता कौन था? रॉयल कारखाना बनाता था, ठीक। लगभग सुल्तान है ना, दिल्ली सल्तनत का लगभग हर सुल्तान का हरम हुआ करता था। हरम कह लीजिए कि हाउस होल्ड एक तरह से, जिसमें उसकी रानियाँ रहती थीं और अलग अलग स्लेव गर्ल्स हुआ करती थीं, मतलब देश के अलग अलग जगहों से या अलग अलग देशों से लाई हुई स्लेव गर्ल्स रहती थीं उस हरम में, और उसकी रानियाँ रहती थीं उसी हरम में। राजा की, सुल्तान की है ना, जो वुमेन रिलेशंस थी, जैसे कि उसकी माँ, उसकी चाची, बुआ, जितने भी वुमेन रिलेटिव हुआ करते थे वो सब इसी हरम में रहती थी, ठीक है। इन सब के लिए अलग अलग एकोमोडेशन था, अलग अलग कमरा, अलग अलग समझ लीजिए कि महल में जगह होता था जहाँ ये लोग रहते थे, ठीक है। बहुत कह सकते हैं कि सर्वेंट का एक बड़ा ग्रुप जो था है ना, सर्वेंट का, स्लेव्स का, चाहे मैन हो या वुमेन हो, दोनों है ना, एक बड़ा ग्रुप जो था वो इन्हीं सब है ना, हरम में रहने वाले जो औरतें हैं, इन्हीं सब को है ना कंफर्ट पहुंचाने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए लगाया हुआ था, ठीक। इतना खर्चा मतलब राजा अपने कह सकते हैं कि पर्सनल लाइफ पे क्या करता था। नोबल्स जो थे, जो सुल्तान के अंडर रहते थे, वो नोबल्स है ना देख देख कर सुल्तान को ही, जो कह सकते हैं कि सुल्तान जिस टाइप का स्टैंडर्ड ऑफ है ना लिविंग मेंटेन करता था, उसको देख देख के नोबल्स भी कोशिश करते कि अपना भी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो ऑस्टेंटेशियस रहे, ठीक। वो एक दूसरे से जलते थे, एक दूसरे को दिखाते थे, चिढ़ाते थे एक तरह समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई फेस्टिवल आया तो उस पर बहुत बड़ा भोज कर दिए कि देखो तुमसे बड़ा भोज मैंने किया ना, तो मतलब लेविश फीस्ट रखते थे, फेस्टिवल्स को बहुत धूमधाम से मनाते थे एक दूसरे को दिखाने के लिए, है ना। हाँ, कई सारे जो नोबल्स थे वो आर्ट्स और जो कह सकते हैं कि लिटरेचर था उसके भी लोगों को वैल्यू देते थे, मतलब वो पैट्रनाइज थे, है ना, आर्ट्स से और जो लिटरेचर, म्यूज़िक, इन सब चीज़ों से, ठीक। बहुत बड़ा सैलरी जो होता था वो नोबल्स को मिलता था। अभी मैंने थोड़ा देर पहले ही आपको बताया कि सैलरी, जो नोबल्स थे उनको बहुत ज़्यादा सैलरीज मिलता था, बहुत सारे अलाउंसेस मिलते थे, एक्स्ट्रा मनी समझ लीजिए अलग अलग कामों के लिए, ठीक है। और बहुत सारे प्रिविलेजेस थे, रेवेन्यू कम था, है ना। ये सारे फ़ायदा नोबल्स को मिला करता था, सिर्फ और सिर्फ अलाउद्दीन के रेन को छोड़ करके। अलाउद्दीन, जो मैंने पहले भी बताया है कि अलाउद्दीन अपने रूल में है ना, अपने रेन में क्या किया कि उसने जितने प्रिविलेज ग्रुप थे, ये छोटे छोटे ज़मींदार लोग है ना, गांव के ज़मींदार लोग, बड़े बड़े कह सकते हैं नोबल्स लोग, उन सब के लाइफ को एकदम समझ लिए कि मतलब बुलडोजर चला दिया उन सब की लाइफ पे, इस तरीके से है ना उसको रिप्रेस किया, हरास किया, बहुत नोबल्स की फैमिली को मार दिया, ठीक है, सिर्फ इसलिए कि उसे लगा कि इस बात पे मतलब शक था कि वो उसे मारने की साजिश कर रहे हैं या उस साजिश में इन्वॉल्व हैं, ऐसा कुछ। तो बहुत हार्श पनिशमेंट देता भी था, ठीक है। इसके अलावा अलाउद्दीन के रेन के अलावा आगे और पीछे है ना नोबल्स मस्त लाइफ अपना एंजॉय किए, ठीक। एक नोबल का जो प्रॉपर्टी होता था वो कहा जाता था कि उसके बेटे को मतलब उसके बेटे को पास किया जाता था। और ये जो लोग हुआ करते थे, ये जो नोबल्स थे, उसकी फैमिली थी, वो ज़मीनें खरीदा करती थी, उस पर गार्डन्स बनाया करते थे, है ना, ऑर्चर्ड्स बनाया करते थे, मार्केट्स बनाया करते थे। राजा और जो ये नोबल्स थे उनका ज़्यादातर ध्यान जो था वो फ्रूट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने पे था, स्पेशली जो मेलन्स थे, जो पोमीग्रेनेट्स थे क्योंकि ये लोग, इन सब का जो खाने का कह सकते हैं कि एक बड़ा पोर्शन था वो चावल रोटी नहीं था बल्कि फल था, तो इसलिए फल का वैरायटी इम्प्रूव करने पे इन सब का ज़्यादा ध्यान था। तो इस तरीके से क्या हुआ कि एक नया लैंडेड क्लास है ना डेवलप हुआ, जिसका काम था कि वो
फ्रूट्स की क्वालिटी को मेंटेन करे, है ना, इम्प्रूव करे, गार्डन्स बनाए, ऑर्चर्ड्स बनाए। तो एक नया लैंडेड जेंट्री इस टाइम पे स्टार्ट हुआ जो कि डेवलप करता रहा, ठीक है। लेकिन जब दिल्ली सल्तनत टूट गया तब जाके लैंडेड जेंट्री धीरे धीरे डिसेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे टाउन लाइफ के बारे में, ठीक है। टाउन लाइफ में या टाउन में आबादी कैसी थी, किस किस तरह के लोग रहते थे, ठीक। जो टर्किश रूलिंग क्लास था वो इसेंशियली एक अर्बन रूलिंग क्लास था। कहने का मतलब टर्किश जो नोबल, कह लीजिए कि नोबल्स थे, है ना, वो उनका जो लाइफ स्टाइल था वो ज़्यादातर शहरी था, है ना, अर्बन लाइफ स्टाइल वो फॉलो करते थे। तो इसलिए क्या हुआ कि जो मिलिट्री गैरिसन्स थे, जहाँ पे मिलिट्री पोस्टिंग्स हुआ करती थी, जहाँ पे मिलिट्री रहा करती थी, है ना, उन गैरिसन्स के आसपास क्या हुआ कि कई सारे टाउन्स ग्रो कर गए। क्योंकि ऑब्वियसली जो रूलिंग क्लास है और जो टर्किश समझ लीजिए कि सोल्जर्स हैं, उन सबको आदत था शहर, क्योंकि वो शहरी लाइफ जीने का आदत था। तो हुआ क्या कि उन सबका खाना पीना इन सब चीज़ को प्रोवाइड करने के लिए ना टाउन्स डेवलप हुए। टाउन्स में रहते कौन थे? टाउन्स में यही लोग रहते थे जो इन, है ना, मिलिट्री गैरिसन्स में फूड प्रोवाइड किया करते थे, है ना, सामान प्रोवाइड किया करते थे, अलग अलग तरह के सर्विसेज उनको प्रोवाइड किया करते थे। और धीरे धीरे टाउन्स ग्रो करते गए और बाद में यही टाउन जो है बड़े बड़े कल्चरल सेंटर्स में भी डेवलप हो गए, ठीक। मेडिवल टाउन जो था उस टाइम पे जितने भी शहर थे उसमें जो नोबल्स थे वो कम थे, ठीक है। ज़्यादातर आबादी जो थी वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की थी, ठीक है, जो गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते थे, दुकानदारों की थी, है ना, कलाकारों की थी और भिखारियों की थी। और इस टाइप से, मतलब कहने का मतलब नोबल्स का बड़ा बड़ा कह सकते हैं कि वहाँ पे रोल नहीं था। जो शहर था उसमें नोबल्स ज़्यादा नहीं रहते थे, वो आम जनता ज़्यादा रहती थी और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे वो सब रहा करते थे, ठीक। गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो ऑफिसेज के पोस्ट हुआ करते थे वो मोस्टली उन लोगों को दिया जाता था जो लिखना जानते थे और पढ़ना जानते थे। और क्योंकि उस टाइम पे लिखने पढ़ने वाला जो डिपार्टमेंट था, एजुकेशन डिपार्टमेंट था, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस था, वो मुस्लिम जो थियोलॉजियंस थे, उलमा थे, मौलाना सब समझ लीजिए, उनके अंडर था। क्योंकि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट था वो पूरा उन्हीं के अंदर था। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो अब उनके द्वारा पढ़ाए गए जो स्टूडेंट्स होंगे वही पढ़ने लिखने जानते होंगे और वही नौकरी भी पाते होंगे। तो ये जो वर्किंग क्लास था, है ना, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का और जो थियोलॉजियंस था, इन दोनों का सोच मिलता था। दोनों समझ लीजिए एक ही ज़बान बोला कर रहे थे। समझ में आ रहा है? तो जैसे गुरु होगा वैसे ही तो चेला होगा। तो क्योंकि मुस्लिम थियोलॉजियंस के अंदर डिपार्टमेंट था, एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो जितने भी ऑफिशियल्स थे उनका सोच भी ठीक ऐसे ही था जैसा इन लोगों का था, थियोलॉजियंस का था, ठीक है। तो ज़्यादातर जो मेडिवल हिस्टोरियंस हैं, है ना, वो इसी सेक्शन से आते हैं। मतलब ऐसा ही सोच रखने वाले जैसे मुस्लिम थियोलॉजियंस थे उनका सोच था, ठीक है। तो इसी सेक्शन से बिलोंग करते हैं ज़्यादातर हिस्टोरियंस। तो उनकी राइटिंग्स में भी यही ओपिनियंस रिफ्लेक्ट होता है, यही जो प्रेजुडिसेस हैं वो रिफ्लेक्ट होता है। वो थोड़े से ऑर्थोडॉक्स हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब जो फंडामेंटलिस्ट व्यूज़ हैं, है ना, वो जो फंडामेंटलिज्म है इस्लाम का वो ज़्यादा उनमें दिखता है, ठीक है। उनके जो राइटिंग्स है उसमें दिखता है। खैर, हम लोगों को उससे लेना देना नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो टाउन का जो आबादी था उसमें सबसे बड़ा आबादी था बेगर्स का, ठीक है। एक बड़ी आबादी बेगर्स की थी, भिखारियों की थी, ठीक है। और कभी कभी इन्हीं की वजह से लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ाते रहता था। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा सेक्शन था टाउन में वो था स्लेव्स का, नौकरों का, और जो सर्वेंट्स हुआ करते थे घर में काम करने वाले, उन सब का आबादी। तो ये जो दो आबादी थी ये टाउन का कह लीजिए कि मेन आबादी था, टाउन के अंदर रहने वाला, ठीक है। स्लेवरी जो है इंडिया में, यूरोप में हमेशा से रहा, इंडिया में तो काफ़ी टाइम से रहा है। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे हिंदू धर्म के शास्त्र में, है ना, स्लेव्स का बारे में लिखा हुआ है। जैसे कि हिंदू शास्त्र के अकॉर्डिंग, है ना, जो टाइप्स ऑफ स्लेव्स मेंशन किए गए हैं वो है कि एक जो पैदा हुआ हो, कहने का मतलब अगर कोई स्लेव था, ख़रीदा हुआ था, उसके जो बच्चे हुए वो भी स्लेव ही हुए। इसके अलावा एक जो ख़रीदा गया हो वो तो स्लेव होगा ही, साथ में
जो एक्वायर किया गया हो, जो मोस्टली वॉर के टाइम में, है ना, मान लीजिए किसी एम्पायर पे, स्टेट पे हमला किए, हराए, और जितने भी लोग वहाँ बचे वो सारे हमारे स्लेव हो गए। इसके अलावा एक इनहेरिटेड स्लेव, तो अलग अलग टाइप के स्लेव्स के बाद, इनहेरिटेड मतलब जो ऑब्वियसली मिला हो, समझ लीजिए कि कोई नौकर था फादर का, तो वो मेरा भी हुआ, तो इनहेरिटेड। तो अलग अलग टाइप के स्लेव्स हिंदू शास्त्र में मेंशन किए हुए हैं। दैट मीन्स कि इंडिया में स्लेवरी एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है। इंडिया में स्लेव मार्केट्स भी था, मेन और वुमेन दोनों स्लेव्स का मार्केट था, ठीक है। और मोस्टली जो था इंडिया में वो डोमेस्टिक वर्क के लिए खरीदा जाता था, ठीक है, लेबरर्स के लिए नहीं। आपको पता होगा यूरोप में जो स्लेवरी थी, यूरोप में, अमेरिका में, वो जनरली प्लांटेशंस के लिए थी, मतलब खेती बाड़ी के लिए थी। इंडिया में जो स्लेवरी थी वो ज़्यादातर डोमेस्टिक वर्क, घरों के काम काज के लिए थी, ठीक है। उसके बाद कुछ कंपनीज़ के लिए थी। कंपनी कहने का मतलब साथ में, आपको पता होगा, आपने देखा होगा कई सारे बड़े बड़े ज़मींदार के आसपास 3-4 नौकर रहा करते थे, ठीक, या उनके अच्छे स्किल्स के लिए। अच्छे स्किल्स के लिए कहने का मतलब जैसे कि जो ज़्यादा खूबसूरत है या हैंडसम है या उसको कुछ काम आता है करने के लिए, तो उनकी वैल्यू ज़्यादा थी। अब क्योंकि अगर किसी के पास कुछ स्किल बढ़िया होता था तो वो रॉयल कारखाना में लग जाते थे, अलग अलग टाइप के काम करते थे, ठीक, क्योंकि उनके पास स्किल था। हम लोग जैसे देखते हैं कि जो सुल्तान थे वॉर में, जो स्लेव्स को जीत के लाए, उसमें जो कह लीजिए कि हेल्दी हुआ, जो स्ट्रांग रहता था, उसको, है ना, सुल्तान अपने पर्सनल बॉडीगार्ड बना लेता था। और जिसको कुछ स्किल आता हो, कला आता हो, है ना, हैंडीक्राफ्ट्स आता हो, उसको रॉयल हाउस, जो रॉयल कारखाना हुआ करता था, उसमें काम मिल जाता था, ठीक। स्लेव्स के जो मास्टर्स हुआ करते थे, ये माना जाता था कि मास्टर्स का ये धर्म है, जो भी मालिक हुआ करते हैं उनका ये धर्म है कि अपने नौकर को खाना प्रोवाइड करें, उसको शेल्टर प्रोवाइड करें, ठीक है। इसके अलावा जो स्लेव्स हुआ करते थे उनको इजाज़त थी कि वो शादी कर सकते थे, है ना, प्रॉपर्टी ओन कर सकते थे, कुछ ज़मीनें अपने पास रख सकते थे, अलग अलग चीज़ें रख सकते थे, लेकिन ये उनके मास्टर के इजाज़त के बिना नहीं। ऑब्वियसली मास्टर से इजाज़त लेनी पड़ती थी, मालिक से इजाज़त लेनी पड़ती, पर उनको हक था कि वो रख सकते हैं, ठीक। इसके अलावा अब ये अजीब बात है कि बहुत सारे कह सकते हैं कि लोगों के दिमाग में सवाल आ सकता है कि उस टाइम पे लाइफ स्लेव्स की घटिया रही होगी, लेकिन उससे भी घटिया था। तो कई हिस्टोरियंस के बीच में बहस है कि आखिर में लाइफ किसका बढ़िया था, जो डोमेस्टिक सर्वेंट्स थे, ना, जो नौकर थे, जो आते थे, काम करते चले जाते थे, उनका लाइफ ज़्यादा बेटर था, या स्लेव्स का कंडीशन बेटर था। तो ये मेरा पर्सनल व्यू भी है और कई सारे हिस्टोरियंस का व्यू भी है कि जो स्लेव्स के जो पर्सनल का जो कंडीशन था वो सर्वेंट से बढ़िया था। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि ये माना जाता था, लोगों के दिमाग में, सोसाइटी में बसा हुआ था कि जो मास्टर्स हुआ करते थे, मालिक हुआ करते थे, उनका ये काम हुआ करता था कि वो अपने ख़रीदे हुए गुलामों को, ठीक है, खाना दें और घर दें। जबकि जो सर्वेंट हुआ करता था, जो डोमेस्टिक वर्क कह सकते हैं कि जिसको पाला जाता था, पाला भी नहीं कह सकते हैं, जिसको काम पे रखा जाता था, उन सर्वेंट्स के ऊपर ऐसा कोई ऑब्लिगेशंस मास्टर्स का नहीं बनता था। मतलब मास्टर्स ऐसे, है ना, ऑब्लाइज नहीं थे, ना ही मास्टर का ये काम था, फ़र्ज़ था कि वो जो सर्वेंट्स उन्होंने रखा है अपने घरों के काम के लिए, उसको खाना दें, रहने की जगह दें। वो आया, काम किया, सैलरी दिया, चला गया, ठीक है। उसके बाद वो मर जाए, जी जाए, इससे मास्टर को लेना देना नहीं। तो सर्वेंट्स की सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं होती थी और मास्टर का कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता था कि उसको खाना दे या रहने की जगह दे। तो सर्वेंट्स की लाइफ ज़्यादा बुरी रही होगी। और स्लेव्स तो ऑब्वियसली मस्त काम कीजिए, लेकिन हाँ, आपको खाना, जगह तो फिक्स है कि इस पर कोई हाथ नहीं लगाने वाला, इसके लिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक। जितने भी खाने पीने के सामान थी, जो भी ज़रूरत के सामान सब थे, वो बहुत सस्ती हुआ करती थी उस टाइम पे, ठीक। मेडिवल सोसाइटी में हम लोग अभी देख रहे हैं कि इस टाइम पे जो सोसाइटी है वो ग्रेट इनइक्वलिटीज़ का है ना, असमानताएं बहुत सारी हैं, ठीक, इक्वलिटी पे बेस्ड नहीं है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि भाई जो नोबल्स हैं वो मस्त लाइफ जी रहे हैं और जो पीजेंट्स हैं और जो स्लेव्स हैं और जो सर्वेंट्स हैं उनकी लाइफ बहुत घटिया है। तो ऑब्वियसली इनइक्वलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। जैसे कि जो लोअर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ये जैसे कि सोल्जर हो गया, उनके लिए लिविंग कंडीशन सस्ता है, मतलब आसान है, वो आराम से कुछ ही अपने सैलरी का कुछ हिस्से में ही पूरा महीना खर्चा चला सकते हैं अपने फैमिली का। लेकिन जो आर्टिसंस और वर्कर्स हैं, शहर में जो काम करने वाले वर्कर हैं और जो
कह सकते हैं कि कलाकार हैं, उनकी लाइफ बहुत बुरी, बहुत टफ लाइफ उनकी, ठीक, क्योंकि सैलरी उनकी कम। तो ये जो इनइक्वलिटीज़ है ये हम ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलता है, ये ज़्यादातर मुस्लिम सोसाइटी में उस टाइम के देखने को मिलता है, क्योंकि मुस्लिम सोसाइटी टाउन्स में रह रही है, टाउन्स में ज़्यादातर आबादी गरीब ही थी, और हिंदू सोसाइटी उस टाइम में फिर भी ज़्यादा कह सकते हैं कि अमीर थी, क्योंकि वो क्या थी, रूरल थी, गांव में रहती थी, अनाज उगाती थी और फिर अपना काम उनका चलता था, तो उनको भीख मांगने की ज़रूरत, इधर उधर है ना काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो वो ऑब्वियसली जो हिंदू सोसाइटी थी गाँव की, वो ज़्यादा अच्छी लाइफ जी रही होगी जो मुस्लिम सोसाइटी थी शहरों में उससे, ठीक। कई सारे फेस्टिवल्स जो हैं वो मनाए जाते थे, मेला लगा जाता था, ये थोड़ा बहुत कह लीजिए कि ज़िंदगी के हार्डनेस को, डिफ़िकल्टीज़ को थोड़ा सा, है ना, उस डिफ़िकल्टीज़ में थोड़ा सा मेंटल रिलीफ दिया करता था, ठीक। कह सकते हैं कि जो लोगों का ज़िंदगी का जो मोनोटनी है ना, उसको कह सकते हैं कि आसान किया करता था। लेकिन फिर भी उस टाइम पे इनइक्वलिटीज़ ज़्यादा थी, मिडिवल जो पीरियड है उस टाइम पे इनइक्वलिटीज़ ज़्यादा रही हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कास्ट, सोशल मैनर्स एंड कस्टम्स। देखिए, मिडिवल पीरियड में हिंदू सोसाइटी में कह सकते हैं कि हार्डली किसी भी तरह का कोई चेंज था। सारे के सारे वर्ण अपना अपना काम कर रहे थे, जिस तरीके से उनकी ड्यूटीज़ कही गई थी किताबों में, ग्रंथों में, उसी हिसाब से वो काम कर रहे थे, ठीक है। ब्राह्मण अभी भी पूजनीय था, इसके अलावा क्षत्रिय अभी भी उनका काम राजपाट था, जो वैश्यास थे उनका काम बिजनेस था, और जो शूद्रा थे उनका काम था इन सबको, है ना, कह सकते हैं कि सर्विसेज देना। और अनटचेबल्स तो खैर छुआछात, उनसे तो बातचीत भी बंद, साथ में बैठना खाना किसी भी तरह का चीज़ उनसे बंद ही था, ठीक है। लेकिन एक चेंज आया इस टाइम पे कि एक स्कूल ऑफ थिंकिंग था, कुछ कह सकते हैं कि एक सोच था बहुत सारे लोगों के दिमाग में, बहुत सारे लोग इसी सोच के थे, जो ब्राह्मण्स को आज़ादी दे रहा था कि अब आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं, खेती बाड़ी कर सकते हैं। पहले एग्रीकल्चर नहीं कर सकता था, हल छूना उन सब के लिए पाप था, ठीक है, धर्म भ्रष्ट वाला बात था। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मिडिवल टाइम आते आते तक ब्राह्मण्स को, है ना, फुल आज़ादी तो नहीं, लेकिन कुछ कह सकते हैं कि ग्रुप था ऐसे थिंकर्स का, कह लीजिए, जो इस चीज़ पे बिलीव करते थे कि हाँ भाई ब्राह्मण्स को भी अब जो है वो एग्रीकल्चर करना चाहिए। क्योंकि पहले क्या होता था, दक्षिणा से ही काम चल जाता था। अब जो है सेक्रीफाइसेस को करवाने के लिए, यज्ञ को करवाने के लिए जो दक्षिणा मिल रहा है उससे गुजारा नहीं चल रहा है, उससे जो मीन्स ऑफ सब्सटेनेंस है इस कलयुग में, काली एज में, वो फुलफिल नहीं हो रहा है, तो उसको खेती बाड़ी करनी चाहिए, ठीक। क्षत्रिय को का अभी भी हक था कि वो हथियार उठाएगा, ठीक है, जो गलत है उसको पनिश करेगा और जो गुड है उसको चेरिश करेगा, ये उसका अभी भी यही धर्म है, ठीक। शूद्रास के लिए जो सबसे उच्च काम था वो यही था कि वो दूसरे अलग अलग कास्ट को सर्विस प्रोवाइड करे, ठीक, और अलग अलग टाइप के कामों की आज़ादी उनको थी। सिर्फ और सिर्फ लिकर और मीट बिजनेस, मतलब जो नशीले पदार्थ है और जो मांस का कारोबार है उन सब में, है ना, इन लोगों को इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए था, ये कहा जा रहा। बाकी सारा चीज़ वैसे ही रहा, कौन ऊपर कौन नीचे, इसको प्रिविलेजेस क्या क्या है, ये सब, ठीक। जो शूद्रास थे उनको बैन कर दिया गया था कि वो नहीं पढ़ सकते हैं, ना ही वेदास को कह सकते हैं कि बोल सकते हैं, सुन के भी दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। सिर्फ सुनने का आज़ादी था कि अगर कहीं पे वेदास को रिसाइट किया जा रहा है, आप सिर्फ सुन सकते हैं, उसको रिपीट नहीं कर सकते, उनको बोल नहीं सकते, ठीक। सबसे खतरनाक अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ था किसी पे तो वो था चंडाल आउटकास्ट थे, जो अनटचेबल्स थे, और जो अलग अलग दूसरे आउटकास्ट रहे होंगे, अनटचेबल्स रहे होंगे, उनसे मिलने पे उनका बोली सुनना भी इन लोगों के लिए अपवित्र, कह सकते हैं कि अपर कास्ट को अपवित्र होने जैसा था, ठीक है। स्मृतिज जो थी उस टाइम पे लिखी हुई, वो इन सब चीज़ों को इंडिकेट करती हैं कि इनका सुना हुआ भी, चाहे वो कुछ ही क्यों न सुन रहे हों, चाहे वो वेद की ही बात क्यों न सुना रहे हों, उनका बात सुनना भी क्या है, अधर्म है, ठीक है। ये अनटचेबल्स के साथ था। वुमेन के लाइफ का भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। वुमेन का जो लेवल, कह सकते हैं कि लाइफ स्टाइल रहा है, जो लेवल रहा है फ्रीडम का किसी भी चीज़ का, वो मिडिवल पीरियड में भी सेम वैसा ही रहा जैसे इससे पहले के पीरियड में रहा है। अर्ली मैरिज जो है वो लोगों लड़कियों का वो अभी भी उस मतलब मिडिवल टाइम में भी अलाउड था। और वाइफ का परम धर्म, कह सकते हैं पत्नी का परम धर्म था, वो यही था कि अपने हस्बैंड के प्रति पूरा का पूरा डिवोशन होना, उसको
जो है आप उसको खाना पीना कपड़ा धोना इन सब चीज़ को करके देना आपका प्रथम धर्म माना, मतलब औरतों का प्रथम धर्म यही था। मैरिज का एनलमेंट जो कह सकते हैं कि डिवोर्स एक तरह समझ लीजिए, वो अलाउड था सिर्फ और सिर्फ स्पेशल कंडीशंस पे, जैसे कि पति छोड़ के चला गया या उसको भयंकर बीमारी हो गया है, मतलब स्पेशल कंडीशंस पे सिर्फ और सिर्फ जो कह सकते हैं डाइवोर्स था, मैरिज का एनलमेंट था वो पॉसिबल था। विडो मैरिज अभी भी प्रोहिबिट किया हुआ था, विडो का दोबारा शादी नहीं हो सकता, अपवित्र माना जाता था, कैरेक्टर चरित्रहीन औरतें कही जाती थीं अगर वो हल्का सा भी अपना मैरिज के लिए उत्सुकता दिखाएं तो। ठीक, कई सारे राइटर्स जो हैं वो सती को भी अप्रूव कर रहे हैं, लेकिन कई सारे जो हैं वो कुछ अलग अलग कंडीशंस के साथ इसको बोल रहे हैं कि हाँ इन सब कंडीशन में ठीक है, सती ठीक है। लेकिन ये जितना का जितना अभी ये जो हम लोगों ने देखा कि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं औरतों पे, ये ज़्यादातर अपर 3 वर्णास के जो औरतें हैं उन पे रिस्ट्रिक्शंस है। जो शूद्रा जो वर्णा है उसकी जो औरतें हैं उनको पूरी आज़ादी है कि वो अभी भी मस्त एकदम प्रॉपर्टी रख सकती हैं, मस्त अलग अलग काम कर सकती हैं। ठीक, अपर जो कास्ट थी, अपर जो वर्णास थी, उनकी औरतों को ये सारा चीज़ मना था। एक विडो को राइट दिया गया, हाँ ये इम्प्रूवमेंट ज़रूर हुआ इस टाइम पे कि विडो को प्रॉपर्टी राइट्स मिल गया। ठीक है, औरत में जो विडो है उसको है ना प्रॉपर्टी रखने का अधिकार मिल गया। किस केस में? जब उसका हस्बैंड सनलेस हो और जो प्रॉपर्टी थी है ना, सनलेस मतलब कोई औलाद ना हो, बेटा ना हो जो इस प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा, उस केस में जो विधवा होगी उसी का प्रॉपर्टी रहेगा। ठीक है, लेकिन शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि जो प्रॉपर्टी होगा वो जॉइंट नहीं होना चाहिए बल्कि डिवाइडेड होना चाहिए, बटा हुआ होना चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी आप तक जाएगा। अगर जॉइंट है तो विडो को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा। ठीक, एक स्पेशल प्रैक्टिस उस टाइम पे देखने को मिल रहा है, वो प्रैक्टिस ऑफ पर्दा, मतलब औरतों के द्वारा अपने फेसेस को ढक लेना आउटसाइडर के प्रेजेंस में। ठीक है, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, स्पेशली जो अपर क्लास वुमेन थी उसमें फेमस हुआ। जो पर्दा का ग्रोथ हुआ है ना, वो उसका कारण कई सारा था, जैसे कि ये कहा जाता है कि हिंदू वुमेन का डर होना कि उनको कैप्चर कर लिया जाएगा इन्वेडर्स के द्वारा, क्योंकि जो औरतें हुआ करती थीं, जो गर्ल्स हुआ करती थीं, वेमेन हुआ करती थीं, उनको प्राइजेज ऑफ वॉर की तरह ट्रीट किया जाता था। किस टाइम पे? जब भी लड़ाई होगा, ऑब्वियसली लड़ाई में जितने भी जो मेल्स रहे होंगे उनको स्लेव बना लिया जाएगा, और जो विमेन रही होंगी उनको भी स्लेव बना लिया जाएगा, लेकिन एज अ प्राइज़ उनको ट्रीट किया जाता था, उनके साथ शारीरिक शोषण भी हुआ करता था। तो इस डर से खासकर हिंदू वुमेन जो है वो अपने फेसेस को ढक लिया करती थी ताकि जो इन्वेडर्स हैं उनके नज़र में ना आए, कैप्चर ना हो जाए। ठीक है, पर्दा कहने का मतलब सर अपना फेस ढकना। पर्दा सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुस्लिम्स में ही हुआ करता था, वो हिंदूज़ में ही हुआ करता है, जैसे कि घूंघट लेना है ना, जो अननोन लोग हैं उनके सामने घूंघट लेना, ताकि जो कह सकते हैं कि गलत नज़र है उससे बच जाए। ठीक, जो ये तो एक कारण था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना गया इस पर्दा सिस्टम के ग्रोथ में, वो माना गया कि सोशल था। कहने का मतलब क्योंकि अपर क्लासेस के ही औरतों को ज़्यादा दबाव दिया जाता था पर्दा करने के लिए, तो अपर क्लासेस की औरतें पर्दा करती थी, तो ये एक तरह का कह सकते हैं कि जो सोसाइटी में हायर क्लास था उसका सिंबल हो गया। तो औरतें जो है वो शो ऑफ भी कर सकती थी कि हाँ भाई मैं अपर क्लास की हूँ, मैं ऊंची जाति की हूँ, है ना, मैं अमीर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो इसका एक सिंबल बन गया, तो जिस वजह से औरतें ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करने लगी। दबाव तो था ही ऊपर से ऑब्वियसली। ठीक है, इस वेलिंग सिस्टम का, ये जो पर्दा करने का सिस्टम है, घूंघट लेने का सिस्टम है, इसका रिलीजियस जस्टिफिकेशन भी दिया गया कि हाँ भाई ये करना धर्म के आधार पे कैसे सही है, ये भी दिया गया। खैर जो भी वजह रहा हो, है ना, ये वेलिंग सिस्टम का, पर्दा सिस्टम का जो भी वजह रहा हो, इससे नुकसान क्या हुआ? इससे ये नुकसान हुआ कि विमेन को तो ऑलरेडी ज़्यादा आज़ादी थी ही नहीं, अब इसकी वजह से क्या हो कि विमेन और ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई विमेन पे। अब हर काम के लिए जो है वो, क्योंकि वो दूसरे लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर सकती अच्छे से, क्योंकि उनको वेल रखना पड़ेगा जैसे आउटसाइडर्स को आएंगे, तो वो कम्प्लीटली अपने घर के मर्दों पे डिपेंड हो गई। तो कह सकते हैं कि ज़्यादा डिपेंडेंट बना दिया, उनको और लाचार करती है ये सिस्टम। खैर, मुस्लिम सोसाइटी जो है वो
कई सारे इथनिक और रेशियल ग्रुप्स में डिवाइडेड था, जैसे कि तुर्क, ईरानियन, अफ़गान्स, इंडियन मुस्लिम्स, है ना। इन सब में कह सकते हैं कि वो डिवाइडेड था, और इन सब में रेयरली किसी तरह का मैरिजेस हुआ करता था। ऑब्वियसली बहुत सारा केसेस आया, लेकिन वो बहुत कम अमाउंट में आया, इसलिए रेयरली ये लोग आपस में मैरिज करते थे। हिंदू और मुस्लिम जो अपर क्लासेस थे वो ज़्यादा इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन नहीं करते थे। उसकी वजह दो थी। एक तो जो उस टाइम पे जो मुस्लिम नोबल्स थे, जो टर्किश नोबल्स हुआ करते थे, और जो अलग अलग टाइप की मुस्लिम कम्युनिटीज़ उस टाइम में हुआ करती थी, उनका सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वो अपने आप को ऊपर मानते थे कि ये नहीं भाई हम, जैसे कि मान लीजिए जो टर्किश नोबल्स थे वो जो इंडियन मुस्लिम थे उससे भी अपने आप को ऊपर मानते थे, तो इंडियन हिंदू से तो ऊपर मानते ही होंगे। तो ये एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनके अंदर थी। और जो हिंदूज थे उनके अंदर रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस था कि आप उनसे नहीं मिल सकते, न धार्मिक रूप से ये मना है, ठीक है। इन सब टाइप के रिस्ट्रिक्शंस उस टाइम के सोसाइटी में लगा हुआ था। जो हिंदू के जो अपर क्लासेस थे, जैसे कि क्षत्रिय हो गए, ब्राह्मण हो गए, इन्होंने मुस्लिम्स पे सेम वही रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जो शूद्रास पे लगाए हुए थे, कि इनके हाथ से पानी पीना भी मना है, इनके प्लेट में खाना ही मना है, इनके साथ खाना ही मना है। अभी भी हम लोग देखते हैं अपने सोसाइटी में आसपास बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज़ एक दूसरे को ऐसे ट्रीट करते हैं, ठीक है। मुस्लिम्स के कम्युनिटी में, मुस्लिम की फैमिली में बहुत सारा देखा जाता है, बहुत सारे रीजन में ऐसा देखा जाता है कि वो हिंदूज़ को इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि नहीं भाई वो तो है ना ख़राब है, मतलब सिर्फ हिंदू होना ख़राब हो गया। ठीक वैसे इसका जो वाइस वर्सा है, रेसिप्रोकल कह सकते हैं कि हिंदू फैमिली में जो अपर कास्ट हैं उनके अंदर भी देखने को मिलता है कि वो मुस्लिम से किसी भी तरह का रिश्ता ही नहीं रखना चाहते हैं। उनके हाथ से पानी पीना, उनके गिलास में पानी पीना, अगर वो गिलास में पानी पी लिया तो उस गिलास को बदल देना, नहीं ना प्लेट बदल देना, उनको उस प्लेट में खाना देना जो फेंका जा सके, ठीक है। ये जो दोनों तरफ से चलता है, अभी भी हम लोग देखते हैं दोनों तरफ से चल रहा है। हाँ, ये अमाउंट, ये उसका प्रैक्टिस थोड़ा कम हो गया, लेकिन उस टाइम पे ज़्यादा था। मिडिवल पीरियड था, उस टाइम में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, ज़्यादा लॉजिक पे बेस्ड बातें नहीं हुआ करती थी, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा था। तो हुआ क्या कि इन दोनों की वजह से इंटरेक्शंस कम हो गए, लेकिन हाँ इंटरेक्शंस बंद नहीं हुए। याद रखिएगा, इन सारे रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद जो इंटरेक्शंस थे वो क्लोज नहीं हुए, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर टाइम पे जो हिंदू सोल्जर्स हैं वो मुस्लिम आर्मीज़ में इनरोल हो रहे हैं, ऑब्वियसली क्योंकि इंडिया की ज़्यादातर आबादी हिंदूज़ थी। और बहुत लोग ये मानते हैं कि उस टाइम पे जो मुस्लिम रूल था वो बहुत ख़राब था, ये सब था। तो फिर अगर ख़राब था तो एक ज़्यादा अमाउंट जो था मुस्लिम आर्मी का, उसमें हिंदूज़ कैसे इनरोल थे। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन का कह सकते हैं कि सामना नहीं करना पड़ता होगा, सैलरीज़ में किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता होगा, तभी तो वो ज़्यादा इनरोल हो रहे थे मुस्लिम आर्मी में। इसके अलावा जो नोबल्स थे, ज़्यादातर जो नोबल्स थे, है ना, उनके जो पर्सनल मैनेजर्स हुआ करते थे वो हिंदूज ही हुआ करते थे। इसके अलावा जो लोकल मशीनरी थी एडमिनिस्ट्रेशन की, वो कम्प्लीटली इंटायरली जो थी वो हिंदूज़ के हाथ में थी। रूल भले ही सल्तनत का था, लेकिन इन सब के बीच अच्छा, है ना, कह सकते हैं कि मतलब इंटरेक्शंस था। कई केसेस में हम लोग देखते हैं कि जो हिंदू धर्म के जो त्यौहार हैं वो मुस्लिम डायनेस्टी के रूल के अंदर बढ़िया से मनाया जा रहा है। जैसे कि जो जलालुद्दीन खिलजी है, वो अपने महल में, मतलब महल से देख रहा है कि हाँ भाई जो रोड है, शाही रोड है, वहाँ से गुज़र रहा है हिंदू धर्म का कोई त्यौहार का पूरा मेला। जैसे कि मान लीजिए रामनवमी में मूर्तियाँ निकलती हैं, दशहरा में मूर्तियाँ निकलती हैं, उस टाइम पे भी ना मूर्तियाँ ले जाए जा रहे हैं, लोग ले जा रहे हैं, एकदम गाना बजाना गाते हुए एकदम मूर्तियों को धसाने ले जा रहे हैं। और जलालुद्दीन खिलजी अपने महल के, मतलब कह लीजिए कि ऊपर से देख रहा है अच्छे से और इन्जॉय कर रहा है, ऐसा नहीं कि मतलब ख़राब कर रहा है। अब ये कहाँ से पता चला? जो उस टाइम के जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने लिखा है। और कुछ हिस्टोरियंस जो उस टाइम पे ऑब्वियसली जो उसी सिस्टम से पढ़े हुए होंगे जो मुस्लिम थियोलॉजियंस के द्वारा बनाया गया था, तो वो इसको हेट्रेड के हिसाब से भी लिखे हैं कि ये देख के मुझे अजीब लगता है, या ये देख के मुझे शर्म महसूस होती है कि किस टाइप का राजा है हमारा, ये सब टाइप से भी वो लोग लिखे हैं। लेकिन ये दिखाता है कि इस बहुत ज़्यादा ही इनटॉलरेंस नहीं था, टॉलरेंस था, क्योंकि जो सल्तनत थे उसके जो रूलर्स हैं उनको पता था जिस प्रजा पे रूल करना, उस प्रजा के जितने भी चीज़ें उनके लिए पवित्र हैं उनको
वैल्यू देना पड़ेगा। इसी वजह से जो मुस्लिम डायनेस्टीज़ हैं वो इंडिया में काफ़ी सक्सेसफुल रहीं, काफ़ी बड़ा मतलब कह सकते हैं कि उनका जो है रूलिंग टाइम रहा, पीरियड रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंट नहीं हुई। हाँ, बीच बीच में बहुत सारे रूलर्स ऐसे आए जो, गधे तो हर जगह पैदा होते हैं, तो ऑब्वियसली इस टाइप का जो है कह सकते हैं कि एक्सट्रीमिज़म वो शो किए, जिसकी वजह से डायनेस्टी की पूरी है ना ख़राब कहलाती है। लेकिन ऐसा नहीं, बहुत सारे रूलर्स अच्छे थे, क्योंकि उनका काम रूल करना था, उनको रेवेन्यू से मतलब था, चाहे वो रेवेन्यू हिंदूज़ ला कर दें चाहे मुस्लिम ला कर दें। रेवेन्यूज़ आएगा तभी जाके उनका एक्सपेंशन होगा, उसका स्टेट अच्छे से चलेगा, उनका खुद का खाना पीना अच्छे से चलेगा। ठीक, हाँ, अब ये देखिए, ये जो मैंने बात कही सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव बातें हैं कि नहीं हिंदूज़ और मुस्लिम जो हैं बहुत अच्छे से रह रहे हैं, नहीं। ऑब्वियसली दो अलग अलग कम्युनिटी रह रही है, तो दोनों के इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, तो उनके इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट होना है ना, उनके सोशल और कल्चरल आइडियाज़ के है ना कॉन्फ्लिक्ट होना, उनके प्रैक्टिसेस और बिलीफ्स का कॉन्फ्लिक्ट होना, इन सब चीज़ों की वजह से टेंशन्स तो क्रिएट हुए बहुत सारे, है ना, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो ये जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का जो प्रोसेस है और जो कल्चरल एसिमिलेशन है, ये प्रोसेस थोड़ा है ना स्लो हो गया। इनमें मेजर रोल्स किनका था, इनमें मेजर रोल्स, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए इसमें मेजर रोल्स हुआ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कल्चरल एसिमिलेशन को रोकने में, स्लो करने में सबसे मेजर रोल हुआ दोनों तरफ के जो कह सकते हैं कि थियोलॉजियंस थे, जैसे कि मतलब ब्राह्मण पंडित्स हो गए हिंदू साइड, और इस साइड हो गए जितने भी उलमा होते है ना, काजी हो गए, जो मुस्लिम कह सकते हैं कि थियोलॉजियंस थे, वो मोस्टली ये दोनों तरफ क्या थे, ऑर्थोडॉक्स थे। अपनी सुप्रीमेसी को मेंटेन करने के लिए इन लोगों ने आइडियाज़ को मर्ज कर दिया, एक दूसरे के खिलाफ नफरत भर दिया। ठीक, इस वजह से हम लोग देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में सुल्तान जो है वो इन जो कह सकते हैं कि मुस्लिम थियोलॉजियंस हैं उनको हावी नहीं होने दिया, जो हम लोग आगे अभी देखेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ स्टेट। ठीक, जो टर्किश स्टेट था इंडिया में वो एक मिलिटरिस्टिक और एरिस्टोक्रेटिक स्टेट था। ठीक, मिलिट्री बेस था और एडमिनिस्ट्रेशन बेस था, एरिस्टोक्रेसी पे बेस था। ठीक, जो टर्किश नोबल्स थे वो हाई ऑफिसेस पे कब्जा किए हुए थे, मोनोपोली उनका चलता था, और किसी भी नॉन टर्किश नोबल्स को वो पोस्ट देने पे है ना कह सकते हैं कि विद्रोह करने लग जाते थे, जैसे कि तजिक्स हो गए, अफ़गान्स हो गए, है ना, या किसी दूसरे नोबल्स ग्रुप को अगर मिल गया जो नॉन टर्किश हैं, तो ये लोग आपस में हंगामा खड़ा कर देते थे। ठीक है, हाँ, लेकिन बाद में देखते हैं कि धीरे धीरे क्या हुआ, टर्किश नोबल्स का मोनोपोली ख़त्म होता है। ठीक है, और जो तुगलक्स आते हैं, तुगलक्स के अंदर ये जो नोबिलिटी है वो फैलता है, बहुत सारे जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनको भी हाई ऑफिसेज ऑफ़र होता है, वो भी उनमें रहते हैं, मतलब उन ऑफिसेज को के अंदर अपना काम करते हैं। लेकिन फिर भी एक नोबल बर्थ होना, एक नोबल फैमिली में बर्थ होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन रहा है ना हाई ऑफिस का। अगर आप अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको जो नौकरी है, ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट के हायर पोस्ट हैं उनको पाने में आसानी होगी। ठीक, इसके अलावा जो टाउन्स में मुस्लिम्स रह रहे थे उनके पास ज़्यादा बेटर कह सकते हैं कि उनका बेटर चांस था कि वो जो आर्मी में इनरोल हो जाएंगे। ठीक, हिंदूज़ जो हैं वो ट्रेड में ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे, उनका मेजर जो कह सकते हैं कि रोल था वो ट्रेड में था। ठीक है, इसके अलावा जो रूरल एरिस्टोक्रेसी है और जो लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव कह सकते हैं विंग्स हैं, कहने का मतलब जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनमें पूरा का पूरा उनका दबदबा तो कंप्लीट उन्हीं की वजह से ही चल रहा था। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि इंटायरली उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट था। ठीक, अब ये जो सेक्शंस थे है ना, इन सब के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ करते थे, ये जितने भी सेक्शंस थे है ना, इन सब के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ करते थे पावर को लेकर के, ज़मीन को लेकर के, और ज़मीन की वजह से जितने भी सरप्लस प्रोड्यूस हुए उसके बंटवारे को लेकर के। तो इन सब के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ करते थे लगातार। अगर हम लोग फॉर्मल सेंस में कहें तो, फॉर्मल कहने का मतलब सिर्फ कहने की बात अगर कह लें तो स्टेट जो था वो इस्लामिक था। ठीक, सुल्तान जो है किसी भी तरह का ओपन वायलेशंस इस्लामिक लॉ का एक्सेप्ट नहीं करता था कि हाँ भाई आप सीधे एकदम चिल्ला करके जो इस्लामिक रूल है इसके खिलाफ कुछ बोल दें आपको सज़ा मिल जाएगी। ठीक, एक कह सकते हैं कि फॉर्मली इस्लामिक स्टेट था, और बहुत सारे मुस्लिम डिवाइंस को, बहुत सारे मुस्लिम कह सकते हैं कि रिलीजियस लीडर्स को अच्छे अच्छे ऑफिसेस दिए गए थे, उनको रेवेन्यू फ्री लैंड जो है वो ग्रांट किया गया था। लेकिन फिर भी ये सिर्फ और सिर्फ उनको खुश रखने के लिए था ताकि वो
जो है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर अटैक ना करें कि भाई ये तो अधर्मी है, ताकि उसके खुद के फौज जो है वो उसके खिलाफ रेबेल ना कर दें। खुद का जो जनता है, जो कैपिटल में जितने लोग रह रहे हैं जिसमें ज़्यादातर मुस्लिम थे, है ना, वो है ना उनके खिलाफ रेबेल ना कर दें, उनको तो नोबल्स का उनको सपोर्ट ना रहे। तो इसके लिए जो सुल्तान था वो इन लोगों को खुश रखता था, जो ऑब्वियसली मुस्लिम डिवाइंस हुआ करते थे उनको खुश रखता था, लेकिन वो कभी भी इस चीज़ को अलाउ नहीं करता था कि ये मुस्लिम डिवाइंस जो हैं वो डिक्टेट करें कि स्टेट किस तरीके से चलेगा। ठीक, जो मुस्लिम लॉ है ना, उसके अलावा सुल्तान कुछ अपना भी रेगुलेशंस फ्रेम करता था, जिसको ज़वाबित कहते हैं। हिंदू सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, जो हिंदू प्रजा हुआ करती थी, उनको ज़िम्मीज़ का है ना दर्जा दिया जाता था, स्टेटस दिया जाता था। ज़िम्मीज़ कहते हैं प्रोटेक्टेड पीपल को, और इसके बदले में उनसे एक स्पेशल टैक्स लिया जाता था, जिजिया। ठीक है, जो इस्लामिक लॉ है शरिया, उसमें जिजिया जो है वो लिया जाता है। जो जितने भी नॉन मुस्लिम्स होते हैं उनसे टैक्स लिया जाता है। मुस्लिम से लिया जाता था ज़कात, एक कह सकते हैं कि उनके कमाई का है ना कुछ परसेंट शेयर हुआ करता था जो लोगों में बटेगा, वो लिया जाता था। मुस्लिम्स को ज़कात देने के लिए कहा जाता था। और जो नॉन मुस्लिम्स हैं, अगर वो इस्लामिक रूल के अंदर हैं, तो वो स्पेशल टैक्स देंगे, जिजिया। ये उनके लिए प्रोटेक्शन का टैक्स हुआ करता था। ठीक है, जिजिया एक टैक्स था जो मिलिट्री सर्विस के बदले दिया जाता था। कहने का मतलब आपके धर्म का रक्षा, आपके प्राण की रक्षा, आपके घर के सामान की रक्षा, आपके घर के औरतों की इज्जत की रक्षा, आपके खुद के जान की रक्षा, इन सब का रक्षा के बदले आपको एक टैक्स देना पड़ेगा, जिजिया। ठीक है, अगर आप इस्लामिक रूल के अंदर हैं तो। और ये जो जिजिया था ये ग्रेजुएटेड स्केल के ऊपर डिपेंड करता था। कहने का मतलब जो जितना अमीर उसको उतना ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक, वुमेन, चिल्ड्रेन और जो अपाहिज लोग होते थे उनको इस टैक्स से छूट था। इसके अलावा इंडिया में ब्राह्मण्स को भी इससे छूट दिया गया था कि आप जिजिया टैक्स नहीं पे करेंगे। ठीक, हालांकि ये जो छूट है जो ब्राह्मण्स को दिया गया था, ये मुस्लिम लॉ के खिलाफ है। मुस्लिम लॉ में ऐसा नहीं है। मुस्लिम लॉ में हर उन नॉन मुस्लिम्स को देना पड़ेगा जो देने लायक हैं, लेकिन यहाँ पे ब्राह्मण्स को नहीं दिया गया, क्योंकि जो रूलर्स थे उनको पता था कि यहाँ पे एक मेजर जो ग्रुप है, जो कह सकते हैं कि हिंदू सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्टेड है, वो ब्राह्मण्स। तो ब्राह्मण्स को है ना जिजिया टैक्स देने से छूट था। हालांकि बाद में देखते हैं कुछ राजा जो है इसको ब्राह्मण्स पे अप्लाई कर देता है। जैसे कि बाद में देखते हैं हम लोग फिरोज़ जो है वो हम लोग देखते हैं कि पहले क्या है, जिजिया बाकी सारे टैक्स के साथ ही जा रहा है, स्पेशल टैक्स, लेकिन फिरोज़ शाह तुगलक जब आता है तो जिजिया को एक सेपरेट टैक्स बना देता है और ब्राह्मण्स पे भी लगा देता है। ठीक, अब इससे क्या हुआ कि जो लोग इन जिजिया को कलेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे जो थियोलॉजियंस थे ना, जो कह सकते हैं कि धार्मिक नेता थे, मुस्लिम इस्लाम के जो धार्मिक नेता थे, जिनको ये काम दिया गया था कि वो जिजिया कलेक्ट करें, वो क्या करते थे, वो इसको एक तरीका मान लेते थे और हिंदूज़ को ह्यूमिलेट करते थे और हरास करते थे, परेशान करते थे। यहीं से एक कॉमन मिथ जो है डेवलप हुआ कि हाँ भाई जो जिजिया कर है, जो जिजिया टैक्स है, वो दाढ़ी नहीं रखने का है। ठीक है, आपने भी कभी ना कहीं सुना ही होगा कि जो मुग़ल शासनकाल था और जो मुस्लिम रूल था उसके अंदर दाढ़ी नहीं रखने का टैक्स हुआ करता था, जिजिया टैक्स। लेकिन जिजिया टैक्स एक्चुअली में दाढ़ी रखने का नहीं था। वो इसी सब चीज़ों से निकला है कि हाँ भाई टैक्स दो, तुम दाढ़ी नहीं रखते हो तो मुस्लिम नहीं हो तो बस टैक्स दो। इस टाइप से बहुत सारे मिथ्स निकले होंगे। लेकिन हाँ, ये तो हुआ कि हाँ भाई हिंदूज़ को थोड़ा ह्यूमिलेट किया गया, उनको हरास किया गया इस बेसिस पे, क्योंकि जिनको जिम्मेदारी दी गई उन्होंने उनको हथियार की तरह से इस्तेमाल कर लिया। ठीक, मिडिवल टाइम्स में स्टेट्स जो हम लोग जो अभी देख रहे हैं, जितने भी स्टेट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, स्पेशली जो दिल्ली सल्तनत है, उसमें हम लोगों को तो ये तो देखने को मिल गया कि जो इक्वलिटी है उसका नोशन, मतलब इक्वलिटी के बेस पे मिडिवल स्टेट्स नहीं रन हो रहे हैं। ठीक है, बल्कि प्रिविलेजेस के है ना जो आइडिया है उस पर रन हो रहा है। अब ये कैसे पता चला? हम लोग देख रहे हैं जो अभी टर्किश रूल देख रहे थे दिल्ली सल्तनत का, उससे पहले हम लोगों ने राजपूत स्टेट्स भी देखे। तो हम लोग क्या देखे कि जो टर्क्स हैं उनके आने से पहले राजपूत और जो ब्राह्मण्स थे वो प्रिविलेज सेक्शंस थे, उनको वो मज़े में जी रहे थे। और जब टर्क्स आए, इन दोनों को रिप्लेस कर दिया गया और सबसे ऊपर कौन है क्या? टर्क्स। तो टर्किश नोबल्स जो हैं, जो टर्किश कम्युनिटी है, वो सबसे ज़्यादा प्रिविलेज्ड हो गई और फिर बाकी सारा ग्रुप जो है नीचे आ गया। तो
मिडिवल पीरियड में हम लोगों को जो स्टेट है वो इक्वलिटी पे बेस्ड नहीं बल्कि प्रिविलेजेस पे बेस्ड देखने को मिल रहा है। ठीक, हिंदूज़ का जो ज़्यादातर आबादी है वो प्रिविलेज सेक्शंस में पहले से ही नहीं था। ब्राह्मण्स और जो क्षत्रिय थे उनकी आबादी बहुत ज़्यादा तो थी नहीं, तो एक बड़ी आबादी जो ऑलरेडी प्रिविलेज सेक्शन में नहीं था और इसके बाद भी प्रिविलेज सेक्शन में नहीं रहा, तो उनकी डेली लाइफ पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। इसलिए जैसा चल रहा था वैसा उनका लाइफ चलता रहा, तो उन्होंने रूल के भी खिलाफ कोई रिबेलियन नहीं किया। ऑब्वियसली जो कॉमन लोग हैं उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है यार कि कौन फ़ायदा ले रहा है, क्योंकि उनको तो शुरू में भी नहीं मिला, बाद में नहीं मिला, तो उनको क्या लेना देना, उनकी लाइफ ऐसी घिसी पिटी चल रही, चलने दो। तो इसलिए किसी भी तरह का ओपन रिबेलियन हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। अब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक, वो है रिलीजियस फ्रीडम अंडर द सल्तनत। ठीक है, सल्तनत के अंदर धार्मिक आज़ादी कितनी थी। जो टर्किश रूल का जो अर्ली फेज़ है, जो कि फेज़ ऑफ कॉन्क्वेस्ट रहा है, उस टाइम पे हम लोग देखते हैं कि टेम्पल्स जो हैं वो स्पेशल टारगेट है दो वजह से। पहला वजह कि अपने कॉन्क्वेस्ट को जस्टिफाई करने के लिए, जो ऑब्वियसली जो टर्किश मिलिट्री आई थी यहाँ पे उसमें ज़्यादातर मुस्लिम्स ही थे, इनफैक्ट मुस्लिम्स ही थे, तो उन सब की नज़र में कि हाँ भाई हमारा जो हमला है जस्टिफाई, क्योंकि देखिए अगर कोई फ़ौज आपके साथ आ रही है तो वो क्यों आएगी जब तक उसको कोई मकसद ना हो। तो उस मकसद को है ना जस्टिफाई करने के लिए उन लोगों ने मंदिर को तोड़ना स्टार्ट किया कि हाँ भाई हम जो हैं जो ऊपर वाला है, जो अल्लाह है, उसके खिलाफ लोगों जितने भी लोग हैं उनको, जितनी भी श्रद्धा है उनको ख़त्म कर रहे हैं, तो इसलिए मेरे इस लड़ाई में इस लड़ाई में मेरा साथ दो। तो अपने कॉन्क्वेस्ट को जस्टिफाई करने के लिए। इसके अलावा दूसरा वजह क्या था कि जो टेम्पल्स हुआ करते थे उस टाइम में रिचेज़ हुआ करते थे उनके पास, मतलब काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि जो मनी कह लीजिए, मनी तो नहीं कहेंगे, सोना हो गया, चांदी हो गया, मतलब वेल्थ उनके पास हुआ करता था। तो उसके लालच में भी वो जो मंदिर हुआ करता था वो है ना इनका मेन टारगेट हुआ करता था। इस फेज़ में ही बहुत सारा हम लोगों को मंदिर जो है वो जो मॉस्क है उसमें कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलता है। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल है कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क। जब आप कुतुब मीनार गए होंगे दिल्ली में देखने के लिए, तो कुतुब मीनार के ही बगल में एक कुव्वतुल इस्लाम का कह सकते हैं कि रुइंस है, जहाँ पे आयरन पिलर है ना, आयरन पिलर के ही पास आप लोगों को एक रुइंस देखने को मिलेगा, वो कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क का है। तो वो जो जब कुतुबुद्दीन ऐबक जब क्या कहते हैं दिल्ली में जीता था, तो कुव्वतुल इस्लाम का है ना बनना स्टार्ट हुआ था। तो पहले वहाँ पे एक विष्णु भगवान का टेम्पल था, विष्णु जी का टेम्पल था, उसको तोड़ करके उसको मॉस्क में बदल दिया गया। तो इतना जल्दी में बदला गया उसको कि जो पिलर्स रहे है ना उन पे अभी भी जो देवी देवता हैं हिंदू धर्म की, उनकी कलाकृतियाँ अभी भी उस पर दिखती हैं, है ना। तो अगर आप कभी जाएं क्या कहते हैं जो कुतुब मीनार का कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें ये ज़रूर देखिए, ये देखने को मिलेगा आपको कि वो जो पूरा का पूरा मंदिर का ढांचा है उसमें बस कुछ चीज़ें बदली गई, बाकी सारी चीज़ें हिंदू जो टेम्पल है विष्णु जी का उसी पर ही। ठीक, और ये टेम्पल बनाया किसने था, तो ये दिल्ली के तोमर शासक ने बनाया था विष्णु भगवान का टेम्पल। और उसी टाइम पे जो तोमर रूलर थे वो जो आयरन पिलर है वो ला करके वहाँ पे लगाए थे और उसको एक ध्वज की तरह इस्तेमाल किया गया था। और आयरन पिलर के टॉप पे जो है गरुड़ा का एक कह सकते हैं कि मूर्ति था, जो कि अब आज के समय में नहीं है। और ये आयरन पिलर आपको पता है, ये गुप्ता वंश के द्वारा, चंद्रगुप्त के द्वारा बनाया गया था, चंद्रगुप्त II के द्वारा। ठीक, और चंद्रगुप्त या गुप्ता वंश का मेटलर्जी का एग्जाम्पल है कि देखिए आज तक उस पर ना कितना डेवलप्ड मेटलर्जी था उस टाइम पे कि आज तक उसमें रस्ट नहीं लगा। तो आयरन पिलर जो है इकलौता चीज़ है उस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स में, ये वो अभी भी वहीं पे है जहाँ पे उस टाइम पे मंदिर हुआ करता था, जहाँ पे था वहीं पे अभी भी है। बाकी सारी चीज़ें चेंज हो गई। तो शुरू के टाइम में जो बहुत सारे टेम्पल्स थे वो मॉस्क में बदल दिए गए, सबसे बड़ा एग्जांपल ये हुआ। इसके अलावा ये कई जगहों पे हुआ है, जैसे कि अजमेर में भी हुआ था। लेकिन जैसे जैसे टर्क्स जो हैं वो सेटल होते गए, उन्होंने टेम्पल्स को जो है मॉस्क में बदलना बंद कर दिया और बल्कि अपना मॉस्क बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। तो जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है
हिंदूज़ का, जैन का, या उस टाइम पे दूसरे अलग अलग रिलीजन का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है उसके तरफ जो पॉलिसी अपनाया गया था वो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग चल रहा था ना, शरिया के अकॉर्डिंग चल रहा था, जिसके अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन इन नए नए प्लेसेस का, मतलब नए नए मंदिरों का बनना बैन था, ठीक है, मना था। लेकिन जो पुराने मंदिर हैं उनके रिपेयर को अलाउ किया हुआ था कि आप पुराने मंदिरों को ठीक कर सकते हैं, उनमें जो भी खराबियाँ है उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन नया नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये उस टाइम में पॉलिसी था। इसके अलावा ये शहरों की बात चल रही है, गांव में ऐसा कोई बैन नहीं था, गांव में मंदिर बनाने पे किसी भी तरह का बैन नहीं था। क्यों? क्योंकि गांव में जो है क्या कहते हैं, मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी ही नहीं, तो जहाँ पे मुस्लिम आबादी है ही नहीं वहाँ पे शरिया लॉ कैसे काम करेगा, वहाँ तो हिंदू लॉ काम करेगा। तो इस वजह से वहाँ पे गांव में जो टेम्पल्स थे वो बनाना, उस पर बैन नहीं था, ठीक है। इसके अलावा आप अपने घर में मंदिर बना सकते हैं, मतलब प्राइवेसी ऑफ होम, वहाँ पे आप मंदिर बना सकते हैं। तो ये जो थोड़ा सा कह सकते हैं कि लिबरल पॉलिसी है कि आप इतना आज़ादी आपको मिल रहा है, ये इस टाइप का आज़ादी, ये वॉर के टाइम पे एकदम नहीं था। वॉर के टाइम पे फिर एकदम मना, मंदिर तोड़ दिया जाएगा, ठीक है, और धर्म के हिसाब से आप पे अत्याचार होगा, ये वॉर के टाइम पे ये सारा चीज़ था। वॉर के अलावा बाकी सब टाइम पे ना ये सब चीज़ें ठीक थी। कहने का मतलब जब कैसे शांति का जो टाइम होता था उस टाइम पे टर्किश टेरिटरीज़ के अंदर, जो टर्किश रूल के अंदर आ रहा है, इसके अलावा वो एरियाज़ जिसको टर्किश रूल ने सबमिट करवा लिया है, जहाँ पे हिंदू राजाज थे लेकिन वो उसको हरा करके अपने अधीन ले लिया गया है, और जो टर्किश टेरिटरी है, इन दोनों एरिया में, मतलब पूरे के पूरे सल्तनत के अंदर जब लड़ाई पीट नहीं हो रही है, किसी भी तरह रिबेलियन नहीं हो रहा है, उन सब टाइम में, उन सब समय में जो हिंदूज़ थे वो ओपनली अपने रिलीजन को प्रैक्टिस किया करते थे और बहुत ही शान और शौकत से, धूमधाम से अपने त्यौहार को मनाते थे, पूजा पाठ किया करते थे, ठीक है। उस टाइम पे किसी तरह का रोक नहीं था। हालांकि जो थियोलॉजियंस, जो जितने भी मुस्लिम थियोलॉजियंस थे, उनका एक कह सकते हैं कि ऑर्थोडॉक्स ग्रुप था, उसकी तरफ से लगातार प्रेशर पड़ता रहता था सुल्तान पे, लेकिन ये जो पॉलिसी ऑफ टॉलरेशन था ये सल्तनत में मेंटेन रहा, ठीक है। हालांकि जब जब ऑब्वियसली वॉर होगा, रिबेलियन होगा, उस टाइम पे लैप्सेस रहे होंगे इन सब पॉलिसी में, और बीच बीच में एक दो, आपको पता है, पगला सुल्तान सब गुजरा ही होगा जो इन सब चीज़ों को नहीं मानता होगा, सब सीधे साफ सब बंद। तो इन सब के अलावा एक बड़ा टाइम जो है, कह सकते हैं एक बड़ा पीरियड जो है वो शांति से गुजरा, और कह सकते हैं कि पीरियड ऑफ टॉलरेशन था, ठीक। कई बार जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, जंग में जीते हुए जितने भी कैदी हो, उनको कन्वर्ट कर दिया गया। इसके अलावा जो क्रिमिनल्स थे उनको ना पनिशमेंट से आज़ादी दे दी गई, अगर वो इस्लाम को एक्सेप्ट कर ले और मुस्लिम बन जाए तो उनको जितने भी पनिशमेंट थे उनसे आज़ादी मिल जाती थी। वहीं पे कुछ एग्जांपल्स हम लोगों को देखने को मिला जहाँ पे मुस्लिम्स कन्वर्ट हो रहे हैं हिंदुज़म में, जैसे कि चैतन्य है ना, बहुत बड़े वैष्णव रिफॉर्मर थे, उन्होंने कई सारे मुस्लिम्स को हिंदूज़ में कन्वर्ट किया था। तो दोनों तरफ से कन्वर्जन चल रहा था। अब एक चीज़ याद रखिएगा, कन्वर्जन्स जो था इस्लाम में, मतलब मुस्लिम बना देना, ये तलवार की ताकत पे नहीं हो रहा था। अगर कहीं पे आप ये सुनते हैं, किसी भी तरह का पोस्ट आता है, तो अपना अकल से देखिएगा कि जो पूरा का पूरा जो सल्तनत था वो है ना, कह सकते हैं कि इस्लामिक स्टेट रहते हुए भी जो आबादी थी उसको पूरा का पूरा कन्वर्ट नहीं किया। क्योंकि अगर ऐसा हो रहा था तो सबसे पहला रीजन अगर के जो लोग कन्वर्ट होते वो होते दिल्ली के रीजन में जितने भी हिंदू पॉपुलेशन थे वो हिंदू ही रहे, ना कि कन्वर्ट हुए, ठीक। तो इसका मतलब तलवार के दम पे कन्वर्जन नहीं हुआ, है ना। अब बहुत सारे फैक्टर्स होंगे कन्वर्जन के जो हम लोग देखें, जैसे कि शेख निज़ामुद्दीन औलिया जो थे, जो सूफ़ी सेंट हैं थे दिल्ली के, अभी भी आपको निज़ामुद्दीन का जो मज़ार है वो देखने को मिलता है दिल्ली में। उन्होंने कहा था कि जो कुछ हिंदूज़ हैं जो जानते हैं कि इस्लाम एक ट्रू रिलीजन है, लेकिन वो इसको एम्ब्रेस नहीं करते, वो इसको है ना मानते नहीं, इसको पालन नहीं करते। तो ये उनको पता था, भले उनको पता चल जाए, भले वो फील भी कर लें कि हाँ भाई असल में रिलीजन है ये, फिर भी वो इसको नहीं मानेंगे। जो बरानी जो हिस्टोरियन थे उन्होंने ये लिखा था कि हालांकि उनको अगर घुटने पे बैठा दिया जाए, ठीक है, उनको समझ लीजिए कि हरा दिया जाए, उनके साथ कितना अत्याचार कर लिया जाए,
ना, वो अपने दिलों से इस्लाम को जो है ना इस तरीके से निकाल बैठे हैं जैसे कि एक है ना आटा गूंथते वक्त एक बाल गिर जाए तो उसको कैसे चुन के निकाल के फेंक दिया जाता है, ठीक वैसे ही वो इस्लाम को अपने दिल से निकाल के फेंक दिए हैं। तो मतलब आप कुछ कर लीजिए, वो मतलब तलवार के दम पे तो आप उनसे कन्वर्जन नहीं करवा सकते। तो ये सब चीज़ें उन लोगों के दिमाग में थी, इसलिए कभी भी स्वॉर्ड के बेसिस पे, ताकत के बेसिस पे, ताकत दिखा करके, डरा धमका करके कन्वर्जन नहीं करवाया गया। ठीक, कन्वर्जन जब भी हुआ वो ज़्यादातर पॉलिटिकल गेन को लेकर के हुआ, या इकोनॉमिक एडवांटेज को लेकर के हुआ, या अपना एक सोशल पोजीशन को बढ़ाने के लिए हुआ। कहने का मतलब ज़्यादातर जो छोटे कास्ट के लोग थे और जो ट्राइबल ग्रुप्स हुआ करते थे ना, वो कन्वर्जन करते थे, क्योंकि जो छोटे कास्ट थे वो प्रिविलेज ग्रुप नहीं थे हिंदू सोसाइटी में, उनको दबाया जाता था, तो वो अपना कन्वर्जन करते थे। हम लोग देखते हैं बाद में जब क्रिश्चियनिटी आया तब भी यही ग्रुप था जो कन्वर्ट किया। ऑब्वियसली जो ब्राह्मण ग्रुप है उनको ऐसे ही फ़ायदा है ना अपने धर्म में, तो वो क्यों बदलेंगे, ठीक है। प्लस जो बाकी सारी चीज़ें तो छोड़ दीजिए, तो प्रिविलेज ग्रुप के लोग कभी भी कन्वर्जन नहीं करते। मुस्लिम में ही जो हिंदूज़ में कन्वर्ट हुए वो प्रिविलेज ग्रुप में नहीं, जो ऑब्वियसली उस टाइम पे जो नोबल्स रहे होंगे जिनको फ़ायदा रहा होगा वो क्यों कन्वर्ट करेंगे, उनको ऐसे ही मुस्लिम होने से ही फ़ायदा था। तो ठीक, तो जो कन्वर्जन हुआ वो ज़्यादातर पॉलिटिकल गेन के लिए हुआ कि हाँ भाई मेरा सोसाइटी में लेवल उठ जाए, ठीक है, मेरा कह सकते हैं कि हम अलग अलग ऑफिसेस के दावेदार बन जाएं, इकोनॉमिक एडवांटेज हो मेरा, इस वजह से कन्वर्जन ज़्यादा हुआ। सूफी सेंट्स जितने भी थे, हालांकि वो कन्वर्जन करवाने में विश्वास नहीं, मतलब कन्वर्जन करवाने में उनको कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी उनका कन्वर्जन में रोल रहा, ठीक है। उनका कन्वर्जन का कोई मकसद नहीं था, क्योंकि सूफी सेंट्स के जो डिसिपल्स हुआ करते थे, जो उनको मानने वाले हुआ करते थे, वो सूफी सेंट दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों को बराबर ट्रीट करते थे। लेकिन फिर भी क्योंकि सूफी सेंट्स मुस्लिम थे तो उनके चेले धीरे धीरे देख करके कन्वर्ट कर जाते थे, लेकिन उनका कोई कन्वर्जन का मकसद नहीं होता था। तो ज़्यादातर आबादी किसकी थी? लोअर कास्ट की थी, जिन्होंने इस्लाम को एम्ब्रेस किया, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशंस हो रहे थे उनके खिलाफ हिंदू सोसाइटी में। इसके अलावा बहुत सारे एरिया में जो ट्राइबल्स थे है ना, वो सेटल्ड एग्रीकल्चर को अपनाने के बाद धीरे धीरे मुस्लिम्स बन गए, क्योंकि उस टाइम मुस्लिम रूल था। तो जब वो अपना लाइफ ही छोड़ दिए, ट्राइबल लाइफ ही छोड़ दिए, तो ट्राइबल गॉडेसेस को भी छोड़ दिए, तो बाद में किसको अपनाएंगे? तो ऑब्वियसली जो स्टेट में चल रहा है, जो स्टेट में पावरफुल है, उसी को ना अपनाएंगे। तो इसलिए वो भी कन्वर्ट हो गए मुस्लिम में। इसके अलावा एक चीज़ देखिएगा कि जब मंगोल इन्वेजन हुआ वेस्ट एशिया में, तो बहुत सारे जो लोग थे जो कि मुस्लिम फैमिली से बिलोंग कर रहे थे, सेंट्रल वेस्ट एशिया के रीजन में ना, जो इस्लामिक स्टेट्स था, वहाँ से भाग करके इंडिया आ गए। तो कह सकते हैं कि उस रीजन से इंडिया में काफ़ी है ना अच्छे अमाउंट में मुस्लिम की जो कैसे मुस्लिम पर्सन्स थे वो आए। इसके अलावा अफ़गान से तो लगातार जो मुस्लिम्स थे उनका एक है ना इन्फ्लक्स आ ही रहा था। इसके अलावा जब हम लोग देखते हैं लोधी रूल आया 15th सेंचुरी में, तब फिर से एक बड़ा है ना अफ़गान्स का जो इन्फ्लक्स था वो और आने, मतलब ज़्यादातर अफ़गान जो है वो इंडिया में आने लगे। लेकिन इन सारे इन्फ्लक्सेस के बाद, इन सारे है ना कह सकते हैं कि माइग्रेशंस के बाद भी जो मुस्लिम्स के जो नंबर थे इंडिया में वो कंपैरेटिवली स्मॉल ही रहे। ठीक, तो खैर, तो हम लोगों ने इन सब अभी जितने भी टॉपिक्स पढ़ा उससे हमें पता चल गया होगा कि दिल्ली सल्तनत के अंदर किस टाइप का रूल इस्टेब्लिश था। खैर, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो और इन सब चीज़ों को पढ़ते रहिए। ठीक है, देखिए टेंशन फ्री होना तो आपके बस में है नहीं, वो तो ऊपर वाले के बस में है। आपके बस में बस एक ही चीज़ है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।